बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। आप सबको गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से जुम्मा बहुत मुबारक हो। एक नया दिन है, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूँ सुहाब सन और मेरे साथ स्क्रीन शेयर करते हैं इस्लामाबाद से अरमीत सिंह। तो फौरी तौर पर वीकेंड है चूँकि, तो इस्लामाबाद चलते हैं, फिर इस्लामाबाद से आगे निकल जाएंगे। वो इसलिए बिकॉज अब छुट्टी आ रही है, तो चलिए मैचेस भी हो रहे हैं, तो कहीं नॉर्दर्न एरियाज में जाके अच्छे से मौसम के साथ अच्छा सा मैच एंजॉय करते हैं। हरमीत पाजी से पूछते हैं इनका क्या प्लान है वीकेंड का। अस्सलाम वालेकुम हरमीत पाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सुहा, वैसे जुम्मे का दिन आता ना, वैसे एक वक्त होता था, मुझे याद है कि बचपन में ही जब छुट्टियां, जब स्कूल हम नए नए शुरू हुए तो जुम्मे के दिन छुट्टी होती थी और जो खुशी हमारे चेहरे पर थर्सडे के दिन होती थी फिर वो कमाल की थी। और अब मैं देखता हूँ, आपको देखता हूँ तो आपका चेहरा पूरा खिल जाता है क्योंकि कल सैटरडे एंड संडे तो आपकी तो फिर मौजा ही मौजा। हाँ, मेरी थोड़ी सी मसरूफियात होती रहती हैं, आपको पता है कि सैटरडे भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम होता है, लेकिन बहरहाल छुट्टी होनी चाहिए, रेस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 दिन का रेस्ट आप कर लेते हैं तो दोबारा आप ज़बरदस्त तरीके से फ्रेश चेहरे के साथ दोबारा आके स्क्रीन पर नमूदार होते हैं और कहीं ना कहीं मोटिवेट होके वो दोबारा वाला भाषण जो है उसका सिलसिला शुरू हो जाता है। और ये भाषण जो है मेरे ख्याल से, चले जो सुनते हैं वो सुन लेते, जो नहीं सुनते वो कान नहीं धरते। आपको पता है बड़े सारे लोग हमारे इर्द गिर्द ऐसे भी होते हैं, यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देते हैं। मेरे ख्याल से वो लोग अपने आप को कामयाब समझते भी हैं, बिकॉज आजकल पाकिस्तान में आपको पता है कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, वहाँ सिवाय एक चीज़ के, वो है आपका मुफ्त मशवरा। तो ये आप लें, अगर लें तो मशवरा आपकी मर्जी है, नहीं लेंगे तब भी आपकी मर्जी है। लेकिन मुझे लगता है कि ऑल दो आपको इसी सोच से अपने दिन का, अपने हफ्ते का, महीने का, इस साल का, अपनी ज़िंदगी का आगाज़ इस तरह से ही करना चाहिए कि आपके जो दिल में आता है वो आप करें, बिला वजह लोगों की बातों पे कान ना धरे। वो इसलिए क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, अफरा तफरी का आलम है हरमीत पाजी। आपको पता है ज़िंदगी में तो हमने किसी की क्या ही बात मान के अपने आप को नुकसान या फ़ायदे में रखना है। मेरे ख्याल से आपको खुद जिम्मेदारी उठानी चाहिए इसकी कि अगर कोई चीज़ आपको खुश करती है तो वो कर लें, अगर किसी चीज़ से आपको लगता है कि नुकसान है तो स्टे अवे फ्रॉम दिस। चले जी, हम इसी थॉट के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। आज यानी फ्राइडे का प्रोग्राम है और आपको पता है हरमीत पाजी और मेरी एक्साइटमेंट इसलिए भी बहुत ज़्यादा होती है, भाई हमारी छुट्टी होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम आप लोग को मिस नहीं करते हैं, हम 2 दिन भी आप लोग को बहुत मिस करते हैं। आप हमारी ज़िंदगी का एक लाज़मी जुज़्व है, ऑब्वियसली रोजाना आना, तैयार होना, बैठना, आपसे बातें करना और आपसे ढेर सारे रिव्यूज शेयर करना, और हमें जो आपका फीडबैक ऑन एंड ऑफ आ रहा होता है हमारे डेली डोज को लेके, हमारे पूरे रनडाउन को लेके, भाई वो हमारे पास जो होता है वो बड़ा कीमती होता है, तो हम बड़ी कदर करते हैं उसकी। ऑल दो हम आपको मिस करते हैं, लेकिन ब्रेक तो चाहिए होती है ना, तो ब्रेक तो चाहिए, तो फिर ब्रेक 2 दिन की होती है, उसमें हम काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिक होके, बूस्टअप होके वापस आते हैं मंडे को। खैर, आज के प्रोग्राम में आपसे क्या क्या शेयर करेंगे, जिसे हम कहते हैं टॉप स्टोरीज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। सब बता देते हैं आपको कि 2 घंटे के प्रोग्राम में आपसे क्या बातें करनी है। हमने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे हमेशा की तरह टॉप स्टोरीज से, और टॉप स्टोरीज में सबसे पहले टॉप ऑफ दी ऑल डेली डोज आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगा। अब हमने डेली डोज का दौरानिया थोड़ा लंबा कर दिया, बिकॉज इंटरेस्टिंग खबरें और वायरल खबरें जो होती हैं वो लोग बड़े शौक से देखते हैं, तो हम करेंगे डेली डोज। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और हमने आपको सवात लेके जाना है। मैंने कल भी आपसे कहा था, लेकिन कल हम सवात नहीं जा सके, कोई बात नहीं, कभी कभी गाड़ी नहीं मिलती, कभी कभी गाड़ी मिल जाती है, गाड़ी के ब्रेक खराब हो गए। एग्जैक्टली। तो अब हरमीत पाजी को जानेंगे कि वहाँ पे ऐसा कौन सा सीजन फ्रूट है जो कि इस वक्त फुल पक के तैयार हो चुका है। गेस करें आप तब तक हम आपको भी बता देंगे अच्छी सी रिपोर्ट के थ्रू। आगे बढ़ेंगे पॉलिटिकल सेगमेंट में, हम बात करेंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी की, जिसके लिए नून लीग की तैयारियां पूरी हो गई हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है, अभी अनप्रेडिक्टेबल सी सिचुएशन है। पहले भी 2 दफ़ा वो तारीख जो है वो कैंसिल कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर नून लीग की तैयारी और बाकी तमाम सियासी जमातों की जो इलेक्शन को लेकर तैयारियां हैं उस पर आज के प्रोग्राम में पॉलिटिकल सेगमेंट में बात करेंगे। इसके बाद हमने बात करना है बदलता मौसम। अच्छा हरमीत पाजी, हम ना इन बिटवीन मौसम फंस गए हैं, मतलब ना सर्दी आ रही है और ना ही गर्मी जा रही है। कभी लगता है अच्छा गर्मी है, कभी लगता है अच्छा नहीं, रात को लगता है ठंड आ गई है, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जितने कंफ्यूज हमें उतनी कंफ्यूज हमारी स्किन भी है। रिएक्ट क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रही। हमने गर्मी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं या सर्दियों में खुश्की के निजात के लिए जो हम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, ये ख्याल मिथ जो है ना कि इन बिटवीन सीजनल चेंजिंग जो सिचुएशन होती है, जो ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है पूरा सीजन, इसमें आपकी जिल्द का ख्याल आपको किस तरह से रखना है, ये भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगा। आगे बढ़ेंगे और फिर हमने आपको बताना है कि मुस्कुरा दें, कैमरा आपको देख रहा है, कैमरे की आंख आपको देख रही है। हरमीत पाजी प्लीज मुस्कुरा दें। आज मुस्कुराने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये $100 स्माइल जो मैं कोशिश करती हूँ कि सबको देखकर दी जाए, वैसे भी मुस्कुराना सदका जारी है। तो आज आपने हमारे कहने पे अपने दिन का आगाज इस $100 स्माइल के साथ करना है। मतलब हंसते रहें और औरों को हंसाते रहें, ये बात हुई ना, कोई शक नहीं। हाँ। ये बात हुई। तो बस अगर आपकी वजह से किसी के चेहरे पे आपको देखकर बगैर किसी वजह के हल्की सी मुस्कुराहट
मुस्कुराहट आ जाएगी तो सोचे कि उसका तो दिन बन गया ना, दिन नहीं तो मूवमेंट बन गया। तो मूवमेंट बनाने के लिए आज आपने मुस्कुरा के सबको मिलना है। लेकिन हरमीत बाजी ये पैगाम इतना आम भी नहीं करना चाहिए, सड़क पर खड़े होकर सबको देख के मुस्कुराते रहे तो फिर लोग कुछ और भी समझ लेते हैं। लेकिन मुस्कुराना उनको देख के जो आपके ऑफिस के लोग हैं और जो आपकी मुस्कुराहट से खुश होते हैं, आपके अम्मा अब्बा, घर वाले। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टॉप स्टोरीज में बात करेंगे वर्ल्ड कप 2023 की। भारत ने बहुत एक्साइटमेंट जाहिर की थी, लेकिन कल काम फुस नजर आया हमें। कल पहला मैच था और शायकी ने क्रिकेट पता नहीं क्यों नहीं आए स्टेडियम, क्या मसला है, उनके अपने ही शायकी ने क्रिकेट नहीं आए, काफी ठंडे पाए गए हैं। लेकिन चले हम आज के मैच की बात करेंगे। पाकिस्तान का ये मैच, इससे ज्यादा तो एशिया कप में रश हमारे पास था अरमीत बाजी। आपको पता ही है कि हमारे कितने बड़े, उनको तो टिकट से नहीं मिल रही थी, मतलब पे दर पे आपको और मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि भी टिकट दे दो, टिकट दे दो। एशिया कप में इतना जरा हमने स्वैग के साथ। अच्छा, वैसे इवेंट जब भी होता है, सो अगर हम देखें मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं और खासकर ये वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप में अगर ये इवेंट हो रहा है भारत में, और भारत की बात की जाए, पाकिस्तान की बात की जाए, शायकीन क्रिकेट की एक बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन जिस तरह दावा किया गया था कि भाई टिकटें खत्म हो चुकी हैं, नहीं है हमारे पास, और कल अमित शाह साहब भी गिला कर रहे थे। इवन विराट कोहली की जो अहलिया है अनुष्का शर्मा, सॉरी आई थिंक यही नाम है उसका, तो वो भी कह रही थी कि भैया हाथ जोड़ती हूँ, नहीं है मेरे पास टिकटें। लेकिन कल हमने देखा कि पूरा पहले तो मैंने देखा पहली इनिंग में कि क्या था, सिक्योरिटी एहलकार मौजूद थे। उसके बाद शाम का वक्त जब आया, इंग्लैंड की पारी जब खत्म हुई, तो उसके बाद हमने ये देखा कि फिर कहीं ना कहीं चीदा लोग जो है वो आपको कहीं किसी कोने में नजर आते गए। लेकिन सचिन तेंदुलकर आए तो वो भी खाली स्टेडियम, काली कुर्सियों को हाथ हिलाते हुए वापस लौट गए। तो वाकई में मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा स्टेडियम, दुनिया का बहुत बड़ा स्टेडियम, जिस पे काफी काम किया, बड़ा खूबसूरत भी बनाया है ना। हमारी नजरें कहीं ना कहीं परिंदों की उन पोटियों पे है जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगा रहे कि बहुत बड़ा स्टेडियम है, खूबसूरत भी बना हुआ है। तो 1,34,000 जो है वहां पे लोगों ने आना है, लेकिन वहां 34,000 भी नहीं है, तो एक अलग बात हो गई। सो बहरहाल शुरुआत मजे की नहीं थी, ठंडा सा मैच था। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही बात तो मैं पहले भी कर रही थी कि चलें पाकिस्तान और भारत का जो मैच होगा उसमें शायकीन क्रिकेट तो बिला वजह कुछ भी ना करने, तो सिर्फ देखने ही आ जाते हैं। लेकिन चले हम प्रोग्राम में टॉप स्टोरीज में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम क्या डिस्कसन करना शुरू करें तो लंबा ही निकल जाते हैं। खैर ये टॉप स्टोरीज थी हमारी, अभी हमने सिर्फ आपको हवाला देना है, डिटेल में इसको एज अ सेगमेंट करेंगे। कुछ हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी मौजूद होंगे। सो जनाब ये होगा आज का रन डाउन यानी टॉप स्टोरीज। आगे बढ़ते हैं और हमने आपसे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर, वो ये कि आपके लिए कॉन्टेस्ट होने जा रहा है। वो कॉन्टेस्ट कहाँ हो रहा है मैं आपको बता देती हूँ। सारे फोटोग्राफर्स जो हैं जो मुझे सुन रहे हैं वो अलर्ट हो जाए, क्योंकि आपका जो आर्ट और आपका जो स्किल है अब उसको कैश करने का टाइम आ गया। और कैश भी आपने इस तरीके से करना है कि पाकिस्तान के पॉजिटिव और बेहतरीन इमेज को आपने पोर्ट्रे करना है, ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि हम पाक चाइना दोस्ती की और पाकिस्तान और चाइना के जितने भी मंसूबे जो पाकिस्तान में चल रहे हैं उसको हमने बाकायदा तौर पर अब कैमरे से महफूज कर लेना है, या यूँ कहें कि कैमरे की जो आंख है उससे उसको कैद कर लेना है। लेकिन ये टास्क कहाँ पे है, कैसे, मैं आपको बताती हूँ। पाकिस्तान में बेहतरीन BRI प्रोजेक्ट जो है उस पर मुहित फोटोग्राफी मुकाबला होने जा रहा है और 2023 का ये मुकाबला है। उम्मीद जितने फोटोग्राफर्स नॉर्दर्न एरियाज और खासतौर पे जो कि लैंडस्केप को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, उनका जॉनरा ये होता है, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त और बेहतरीन सी अपॉर्चुनिटी है। और ये सालाना आपको पता है कि अगर हम पाकिस्तान और चाइना के इंस्टीट्यूट की बात करें, पाक चाइना इंस्टीट्यूट, तो 10 साल मुकम्मल होने पर ये बाकायदा तौर पर कॉन्टेस्ट जो है उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आपने क्या करना है, आपके पास टाइम बहुत कम है, 7 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। आपने जो भी जितने प्रोजेक्ट्स जिस पर काम हो चुका है, जो डेवलपिंग है, जो अंडर डेवलप्ड है और जो डेवलप हो चुके हैं, इन तीनों कैटेगरीज में आपको जो भी आपको समझ आता है कि आप कौन से एंगल से फोटो लेंगे, तो किसी इंडिविजुअल की भी ले सकते हैं और कम्युनिटी की भी ले सकते हैं। और इस तमाम प्रोजेक्ट जो कि BRI के प्रोजेक्ट्स हैं, इससे क्या क्या ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आई हैं, पहले क्या था, बिफोर आफ्टर, इस तरह से भी ना फोटोग्राफी को किसी और सेंस में भी करके आप अपना काम सबमिट करा सकते हैं। बिल्कुल सोहा, मेरे ख्याल में ये प्रोजेक्ट की बात की जाए, चाइना पाक दोस्ती की अगर बात की जाए, बेपनाह मिसालें हैं। और एक वक्त था जब चाइना बुरे हालात से गुजर रहा था, तब उसका साथ पाकिस्तान ने दिया। और ऐसा वक्त था कि जब पाकिस्तान में हाई राइजिंग बिल्डिंग जो बनी ही थी कराची में, उसी को देखकर वो चाइना में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी गई और उसी दौड़ में, तरक्की की उस दौड़ में चाइना कहाँ पहुंच गया। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, जब बुरा वक्त पाकिस्तान पे जब भी आए तो चाइना ने साथ दिया है। लेकिन अभी जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स आए हैं, उस प्रोजेक्ट की बदौलत हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिली हैं, कहीं ना कहीं आसानियां हुई हैं। यहाँ से जब हम जाते थे 12 घंटे हमें अपने गांव तक लगते थे, आज सिर्फ 3 और 4 घंटों में हम आराम से पहुंच जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो आपने बात की कि पॉजिटिव वे से हम चीजें, यानी जो चीजें अच्छी हुई हैं, कहीं ना कहीं आसानियां जिससे पैदा हुई हैं, तो उसका जिक्र भी अपने फोटोग्राफी के जरिए वो पैगाम हम पूरी दुनिया को
दे सकते हैं। एक अच्छा प्रोजेक्ट है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, उस प्रोजेक्ट को अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं और आप चाहते हैं कि आप भी पार्टिसिपेट करें तो मेरे ख्याल में एक सुनहरा मौका है। कुछ आपको पता है जो फ्लेयर हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ डिटेल्स इसमें हैं, बाकी की जो है वो आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट ज़रूर करें बिकॉज ये बेहतरीन मौका है आप सबके लिए। 3 कैटेगरीज है, उसमें आपको इनामात मिलेंगे और उसके बाद कैश प्राइसेस भी, सो डोंट मिस इट आउट। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हम जब मैच रहे मीरबाजी और वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं ना, तो वर्ल्ड कप में चूंकि हमने हवाला तो दे दिया कि हुआ क्या था, लेकिन कुछ विजुअल्स भी आपको दिखाने हैं। हम ऐसे बात नहीं करते, आपको पता है मीरबाजी, हम सबूत के साथ बात करते हैं, ऐसे हवा में बात क्यों करें। हम आपको लाइव मनाजिर, कल के लाइव मतलब कल के एक्सक्लूसिव थे, आज के जो है वो एज लाइव है। आपको ये हम मनाजिर दिखा रहे हैं भारत स्टेडियम के, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है ये, और जहाँ पर 1,32,000 की कैपेसिटी है। और ये इन्होंने मेलबर्न का जो एक रिकॉर्ड है उसको तोड़ना है, पता नहीं कब तोड़ना है। पहले मैच में तो खैर हमें कुछ नजर नहीं आया। चंद एक शायकीन क्रिकेट जो है कहीं बैठे हुए हैं ऊपर वाली। आई थिंक धूप ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, क्या कॉन्सेप्ट है हमें नहीं पता। लेकिन अमित पाजी कल शायकीन क्रिकेट स्टेडियम में नहीं थे। और इससे अहम बात यह है कि आपको पता है जो ओपनिंग सेरेमनी होती है, भैया आप वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आप होस्ट है, पूरी दुनिया इंतजार कर रही है इस चीज़ का कि बॉलीवुड के किंग्स आपके पास है, कौन आएगा, कौन परफॉर्म करेगा, कौन गाना गाएगा, कौन डांस करेगा। लेकिन कुछ भी नहीं, मामला ठुस था कल, हमने देखा। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। बिल्कुल हम जिस तरह तशबीर की गई थी और जिस तरह हम देख रहे थे, और मुख्तलिफ मीडिया पे, हिंदुस्तानी मीडिया पे ज़्यादा नजरें मेरी होती हैं, वैसे बैठता देखता हूँ कि क्या क्या कमेंट्स होते हैं, खासकर हमारे हवाले से उनके। लेकिन बहरहाल जैसे उन्होंने रिसीव किया लोगों को जिस तरीके से, और फिर हमारे खिलाड़ियों को, और मैं बाबर का इंटरव्यू देख रहा था, बड़े पॉजिटिव से वैसे वो बात कर रहे थे कि जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया। लेकिन ये जो मैच था इस पर सबकी नजरें थी, होना तो ये चाहिए था क्योंकि शुरुआती मैच था, एक बहुत बड़ा इवेंट होना चाहिए था। आपने दुरुस्त फरमाया कि वहां पे बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े नामी ग्रामी बॉलीवुड के एक्ट्रेसेस जो हैं, एक्टर हैं, कमाल के गुलकार हैं, वो अगर आते थोड़ी हल्की फुल्की परफॉर्मेंस देते तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं होता। शायद यही वजह है कि पहले चीज को एक अलग तरीके से पोर्ट्रे किया, फिर बाद में चीजें कैंसिल हुई, तो मेरे ख्याल में यही वजह भी थी, हो सकती है। और आपने दुरुस्त फरमाया कि शायद गर्मी, लेकिन मैंने देखा है कि चाहे पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान, गर्मी को नहीं देखते, सर्दी को नहीं देखते, मैच देखने के लिए चले जाते हैं। लेकिन बहरहाल कल आपने जो मैच देखा और शुरुआत उसकी कैसी थी, बाद में सब कुछ वो भी हमें कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि शुरुआत जब आपके इर्द गिर्द लोग हो, शोर शराबा हो, तालियों की गूंज हो, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको थपकी मिलती है। आप अच्छी परफॉर्मेंस, आप छक्का लगाएं, चौका लगाएं, विकेट लें, कहीं ना कहीं जब शोर मचता है तो आपका हौसला मजीद बुलंद होता है। तो ये चीजें मैंने देखी कि जो इंग्लिश क्रिकेटर्स थे दोनों तरफ से, क्योंकि आपको याद होगा 2019 में यही 2 टीमें थी जिनका फाइनल हुआ था, और फाइनल फिर इंग्लैंड ने जीत लिया था, शायद ऐसे ही था। और लेकिन आप ये बात बिल्कुल ठीक करें, जहां से हमने खत्म किया था हमारा वर्ल्ड कप, वहीं से हमने आज शुरू किया है। इंग्लैंड न्यूजीलैंड की टीम कल मद्दे मुकाबिल थी और कीवीज ने क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है भाई, 9 विकेटों से क्या जबरदस्त इंग्लैंड को हराया। खैर दो न्यूजीलैंड की अभी इस वक्त जो टीम है वो अनबीटेबल नजर आ रही है। लेकिन चले अभी आगे बहुत सारी टीमें ऐसी हैं जो कि अपने आप को पॉलिश करके वर्ल्ड कप में आई हैं। कल के मैच के अलावा आज के मैच की कुछ बात कर लेते हैं। भाई पाकिस्तान का आज पहला मैच है और मैच होने जा रहा है नीदरलैंड के साथ, और तैयारी हमारी भी पूरी है। लेकिन आपको पता है हमारी जो टीम है उसकी इस वक्त जो आप देख रहे हैं कि कॉम्बिनेशन है, उस पर काफ़ी बात की जा रही थी, बट ऑल दो वी आर वेरी ऑप्टिमिस्ट काइंड ऑफ कॉम। तो हम चाहते हैं कि अपनी टीम को बेस्ट ऑफ लक करें, बहुत सारी विशेज़ आपके लिए। और चूँकि आप इस स्टेडियम में, और ज़्यादातर हमीद बाजी आपको पता है कि हमारे क्रिकेटर्स जो हैं वो पहली दफ़ा भारत के सरजमीन पर मैच खेलने जा रहे हैं। सोहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, बहुत लाजमी। हालांकि छोटी बड़ी टीम नहीं देखना चाहिए। उसकी वजह क्या है? हमने एशिया कप में हमारी जो परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल ना होने के बराबर थी, माजरत के साथ। किसी को तकलीफ होती है तो जो रियलिटी है वो यही है। उससे पहले थोड़ी सी हम बड़े अच्छे लेवल पे जा रहे थे, फिर वार्म अप मैचेस में हमने दोनों मैच हम हार गए, तो जाहिर बात है कहीं ना कहीं मायूसी है। फिर आप ये देखें कि नसीम शाह नहीं है आपके पास, और अगर हम स्पिन बॉलर्स की बात करें, हम बैटलर की बात करें, या कहीं ना कहीं हम हारिस रऊफ की, तो वो भी आपके सामने है। तो इस वक्त बहुत ज्यादा अगर हम मैच जीत जाते हैं तो मोरल हमारा बुलंद होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं मायूसी हल्की फुल्की होगी। सही कह रहे हैं, और अब इस चीज़ का हमें काफ़ी ज़्यादा खदशा भी है। बट ऑल दो चलें, बेस्ट ऑफ लक। हमारी टीम को पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो आपके लिए दुआ कर रही है, लेकिन आपने ग्राउंड में परफॉर्म करना है, इससे ज़बरदस्त परफॉर्म कीजिएगा। नॉर्मली काफ़ी फिल्मी भी है, मैं यूँ कहूँ कि काफ़ी फिल्मी है। नॉर्मली आप मवीज़ जो हैं उसकी मूवीज़ जब आप देखते हैं तो बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि यार ये बंदा कब मरा होगा, कब इसको महफूज किया होगा, इसकी लाश को, कितनी पुरानी इसकी लाश होगी, और इस तरह की बहुत सारी क्यूरियोसिटीज़ होती है मीत पाजी जब हम हॉरर मूवीज़ देखते हैं। लेकिन चलिए
हम आपको एक खबर देने लगे हैं कि कम से कम 128 साल पुरानी ये मम्मी जिसको सेव किया था, अब उसकी आखिरी रसूमात कितने साल बाद हुई है? 128 साल, मतलब एक सदी और 28 साल बाद। और रसूमात तो देखिए ना कैसी हो रही है, बड़ी ग्रैंड किस्म की। आप देखिए बाइक्स भी हैं, उसमें गाड़ियां भी हैं, लोग पैदल भी चल रहे हैं, बैनर्स भी उठाए हुए हैं, बैंड बाजा भी है, और देखिए उसको देखिए कैसी लग रही है। ओ माय गॉड। लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है। मम्मी जो है उसको महफूज बनाना, ये एक मम्मी जिसे कहते हैं, मम्मी नहीं बोलता हूँ तो बात वही है सुहा कि आप बात कर लें, हम बात करते हैं मिस्र की, उसके हवाले से शुरुआत वहाँ से होती है, लेकिन यहाँ पे इस साहिब को देख लीजिएगा, बिल्कुल वाकई में सोए हुए पड़े में, और तकरीबात की बात कीजिए तो बिल्कुल उस इवेंट को उसी तरह जो है सेलिब्रेट भी किया जा रहा है। वैसे एक और चीज़ होती है, बाहर की जो किसी को दफनाना हो या उसको की आखिरी रसूमात होती हैं, तो वो लोग बड़े खुशी खुशी जो है, खासकर अगर मैं सऊदी अरब की बात करूं तो वहां तो कोशिश ही की जाती है, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो घर भी उसको नहीं लाया जाता, बल्कि उसको वहां से रुसखत कब्रिस्तान की तरफ लेके जाया जाता है। इसी तरह अगर मैं बात दीगर ममालिक की बात करूं तो वहां पे बाकायदा बैंड बाजा बारात के साथ जो है वो महफिल भी सजती है हल्की फुल्की, और उसके बाद उसकी रुसखत भी होती है। लेकिन इसको देखें, वाकई मैं 128 साल और उसकी अगर हिस्ट्री देखें तो भाई कहीं ना कहीं चोर और किसी न किसी पुलिस को ये मतलब थे शायद। ये हिस्ट्री दरअसल हमीद पाजी ने जो बताई है ना, वही दरअसल हकीकत है कि ये चोर था, और आपको पता है कि अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर था इसने। हाँ, और शोर मचाने पे अपने आप को पुलिस के सामने खुद सरेंडर किया, लेकिन उस वक्त पता है क्या चालाकी की, अपना असल नाम छुपा लिया और कोई जो जाली नाम है वो दे दिया। तो अभी इस वक्त तारीख में इनका जो रियल नेम है वो ढूंढने से भी नहीं मिल रहा, बिकॉज जब पुलिस को गिरफ्तारी दी तो फर्जी नाम जो है उसके तहत अपनी गिरफ्तारी इन्होंने दे दी थी। और जनाब ये जो मम्मी है ये अमेरिका की कदीम तरीन मम्मीज़ में से एक है, और आपको पता है जब इसको सेव किया गया उस वक्त 1895 की बात कर रही हूँ मैं, कितनी पुरानी बात है ये, जब इस चोर की लाश को बस सेव कर लिया, और सेव करने के बाद ये मम्मी बन गई, और आज आखिरी रसूमात बता रही 128 साल बाद, वो कहते नहीं है मूवीज़ में जो भारत की होती है, मुक्ति मिल गई है इसको या इसकी रूह को, इस तरह की आत्मा को शांति मिल गई है। लेकिन वैसे अगर आप देखें ना मेडिकल कॉलेजेस में, वाकई में मेडिकल कॉलेजेस में अगर आप जान, जिस तरह ये तस्वीरें आ रही हैं, और वाकई में इस तस्वीरों को देख के मुझे तो बहुत सारे मेडिकल कॉलेज, बहुत सारे दोस्तों के साथ जब मैं गया हूँ वहाँ पे वाकई में जब बहुत सारी बॉडीज जो पड़ी होती हैं जिस पर मुख्तलिफ तजुर्बात होते हैं, तो इसी तरह आपको नजर आती है, और फिर जाहिर बात है रात को नींद आना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बहरहाल अब ये पाजी जो है बड़े शोर मचाया था उन्होंने, और काफी पुलिस को ये मतलूब थे, और उसके बाद फिर ये मामला हो कि 128 साल लगे इसको दफनाने में। सो बात आपकी दुरुस्त है। प्रोग्राम मतलब अगर मैं इस अगली खबर पर जाने से पहले मैं तो इसको ऐसे कंक्लूड करूंगी कि देखिए जो भी काम करते हैं ना हमीद पाजी तरीके से कितना करते हैं। आप ये देखें ना कि 128 साल बाद अगर रसूमात हुई है तो बाकायदा कितने स्वैग के साथ और बाकायदा हर चीज़ के साथ और पूरी रसूमात अदा की गई हैं। तो करना हर काम इस तरीके से ही होता है, और कोई काम छोटा हो या बड़ा हो, पुराना हो या नया हो, उसको अच्छा फाइन तरीके से करना यही आर्ट होता है, और ये बड़े अच्छे माहिर है इस मामले में। खैर आगे बढ़ते हैं, अगली खबर हमने देनी है। सुबह हो गई मामू, क्योंकि मामू को मामू बना दिया, चचा ने चचा को बना दिया, मतलब ये मैं बता लगी हूँ आपको आपसे इस मामू की सुबह कुछ अजीब ही है आज। खैर मैं आपको कराची से खबर देती हूँ। कर्ज चुकाने के लिए भांजे ने अपने मामू को ही मामू बना दिया। ये खबर कल भी चल रही थी, लेकिन हमने कल ही सोचा कि आज इसको प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। जनाब ये मकरूज था भांजा, इसने सोचा कि मेरे मामू अच्छे खासे पैसे वाले हैं, तो किसी को क्या मैंने ब्लैकमेल वाइटमेल करना है, मैं उनको ही जो है वो पूरा तौर में, मतलब मुझे लगता है बच्चे ना ऐसी मूवीज़ क्राइम सीन देख के, फिल्मी ड्रामेज देख के ना इंस्पायर होते हैं ऐसी चीज़ों के कि हम भी ऐसे करेंगे तो भाई हमें भी वो सब कुछ हासिल वसूल हो जाएगा जो कि हमने सोचा हुआ है। खैर ये मकरूज बच्चा है, इसने कर्ज अदा करना था, पैसे नहीं थे, इसने क्या किया, जाली पूरा ड्रामा रचाया कि मैं हो गया अगवा, और तावान के लिए मामू से मुतालबा किया। मामू जी बड़े सियाने थे, मामू नहीं बने, पुलिस के पास चले गए, उन्होंने पूरी तहकीकात की तो पता लगा दाल में कुछ काला है, फिर पता लगा पूरी दाल मामू को मामू बना रहा है। वैसे सुहा आपकी बात दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं क्राइम सीन या इस किस्म की चीजें जो हम देखते हैं और सोचते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस, क्योंकि बहुत सारी फिल्में हमारे सामने आती है उसमें कोई जो हीरो इस किस्म का क्राइम करता है तो निकल जाता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर पुलिस, ये अलग बात है कि पुलिस काम करती नहीं है हमारी, उसी तरह अगर ये काम करे तो पकड़ना इनके लिए कोई मुश्किल नहीं होता और पकड़ भी ले लेती है। लेकिन आपको याद होगा कि
रावलपिंडी के इलाके में एक ऐसा केस आया था जिसमें एक लड़की जो है अपने दोस्तों के हमरा एक प्लान बनाती थी, प्लान बनाया था उन्होंने, पैसे चाहिए थे पार्टी के लिए। फिर ये मामला हुआ कि वो पैसे मिले और उसके बाद फिर कुछ ऐसे वाकया भी हुए कि उस खातून की डेथ भी हो गई थी, मर्डर हो गया था। लेकिन इस किस्म की चीज अगर हम करते तो हम ये सोचते कि हम पुलिस से की दौड़ से पहुंच से दूर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, अब पकड़े जाते हैं। लेकिन बहरहाल मामू को मामू बनाते हुए भांजा पुलिस के हाथ फिर चढ़ गया, जारी बात है, ऐसे ही होना होता है। लेकिन चले किस क्राइम सीन का एंड सीन जो है वो उसी वक्त हो गया, उसी दिन हो गया, क्योंकि पुलिस ने इस दफ़ा अच्छी कारकर्दगी दिखाई और चीज़ों को डायग्नोस करके दस्ती मामू को बता दिया कि मामू पैसे पूसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चा पूरी गेम कर रहा है आपके साथ। तो चलें, अच्छी बात है, मामू बच गए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर हमने आपको देनी है और ऑब्वियसली अब आजकल रूठे इंसानों को मनाना इतना मुश्किल है, तो बिल्ली कैसे मान जाए मुझे बताएं। अब मैं पेट्स की देखें ना, पता नहीं मेरी टीम को, शायद आज मेरी टीम मेंबर्स में से कोई एक मेंबर ऐसा ज़रूर है जिसके पास पेट है और बिल्ली लवर है। हाँ, बिल्ली लवर भी है और पेट लवर भी है। तो खैर एक आधी खबर हमारी पेट लवर जरूर होती है। खैर ये बच्चे की जानिब से प्यार का इजहार किया जा रहा है। बिल्ली पता नहीं किस बात से नाराज है, या उसकी पसंद का खाना उसको नहीं दिया होगा या उसकी बात नहीं मानी होगी। खैर ये छोटा सा बच्चा है, वो बिल्ली को मना रहा है, गले लगा रहा है, प्यार कर रहा है। बिल्ली ने वो देखे छूटते दंदी काट दी उसको, वो देखो नाराज है, वो नहीं मान रही, वो देखो फिर उसको मना रहा है, फिर बकायदा उसके पास जाके उसे किस कर रहा है कि मान जाओ मान जाओ मान जाओ। वो बिल्ली के मानने को तैयार ही नहीं है। मैं क्यों मान जाऊँ, किस बात से मान जाऊँ मैं? तो देखिए आजकल मनाना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए आप लोगों को नाराज ही ना किया करें, ना जानवरों को ना इंसानों को। देख लें अपने, हाँ सारी बात है, वो सामने ही नजर आ रहा है कि बिल्ली ने कैसे रूठ के बैठी है, ऐसे वो क्या उसे कहते हैं, वो अब गाना तो उसको सुनाना पड़ेगा बॉलीवुड का कहीं ना कहीं। लेकिन बहरहाल बच्चे ने बड़ी कोशिश की और हक करने की भी कोशिश की, लेकिन बिल्ली है कि नहीं मानो, मैं ना मानू कि रट लगाई है। तो आपकी बात दुरुस्त है कि भाई ऐसी बातें, ऐसी हरकतें ना करो कि कोई नाराज आपसे हो जाए, और अगर नाराज होता है तो फिर छप्पी जो है वो जरूरी है भाई, हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ। छप्पी से भी काम नहीं चल रहा ना आपके। देखिए ये छप्पी भी अब पुराना फॉर्मूला हो गया। अब तो मेरे ख्याल से आप कोई एक बंदा तभी मानेगा जब आप तो उसकी पसंद का उसको कोई तोहफा दे दें या उसको आईफोन गिफ्ट कर दें। इसके अलावा तो कोई और राह कोई आपके पास रास्ता नहीं है किसी को मनाने का। आजकल ज़माना ऐसा आ गया। खैर लेकिन ये बड़ी क्यूट सी वीडियो है जो कि देख के आपको बहुत प्यार आ रहा होगा कि बार बार देखिए आगे जाके पीछे जाके राइट लेफ्ट हर जगह से उसको मनाने की कोशिश कर रहा है कि भी मान जा। लेकिन बिल्ली उसके टेंट्रम्स तो चेक करे जरा, पूरा पूरे ऐसे करके गुस्से से देख रही है। सर आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर हमने आपको देनी है जो कि बड़ी पॉजिटिव खबर है। आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दिस एंड शेयर विद यू गाइस कि बरतानिया में हिजाब पहनने वाली मुस्लिम खवातीन की हौसला अफजाई के लिए ये पहला मुजस्मा है जो कि तैयार किया गया है, जो कि एक हिजाब खातून को डिपिक्ट कर रहा है। क्या एक खूबसूरत बात है। और बरतानिया के दूसरे बड़े शहर जो है बर्मिंघम की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पर इसको नस्ब किया गया है। और अगर हम इस तरह के ममालिक जो कि गैर मुस्लिम ममालिक हैं, वहाँ पर इस तरह का कोई हम जब जेस्चर देखते हैं तो यकीनन हम इस्लामोफोबिया की भी बात करते हैं, हम मुसलमानों पे होने वाले सहसाल की भी बात करते हैं, या हम वो सारी चीज़ें जो कि एक्सेप्टेबल नहीं थी एक ज़माने में, अब वो ज़्यादा ग्रेजुअली देखने में ये आ रहा है कि एक्सेप्ट होती चली जा रही हैं। तो जहाँ पर हम मुस्लिम ममालिक की बात करते हैं, वहाँ पर गैर मुस्लिम ममालिक में और मुसलमान ख़वातीन ख़ास तौर पर उनके हिजाब को लेके, उनके वेल को लेके जिस तरह से बातें की जा रही हैं, बहुत सारे ऐसे ममालिक आपको पता है कि हम कितनी खबरें देते हैं इस तरह की कि वहाँ पर हिजाब पर पाबंदी है। स्विट्ज़रलैंड की रिसेंटली खबर आई कि वेल पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। लेकिन बरतानिया का दूसरा बड़ा शहर बर्मिंघम, जिसमें अब ये मुजस्मा नस्ब किया गया है जो कि पूरी दुनिया की मुस्लिम खवातीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके नीचे एक बड़ी ज़बरदस्ती कोट लिखी गई है जिसमें यह कहा गया है कि हिजाब पहनना हर खातून का एक हक है और ये हक उससे नहीं छीना जा सकता, तो आप इसके लिए आज़ाद हैं। ये बड़ी देखिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि ये गोरे जो है ना कहीं ना कहीं हम इन पर तनकीद भी करते हैं, लेकिन बड़े गुर्दे जिगरे वाले लोग हैं कि एक्सेप्टेंस है उनमें, चाहे वो सरदारों को एक्सेप्ट करते हैं या मुसलमानों, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये मुश्किलात हमें भी बड़ा सामना करना पड़ता है कि भाई आपने दस्तार रखी, आपकी दाढ़ी है, इसी तरह हिजाब का जो मामला है, या किसी मुसलमान की दाढ़ी है, टोपी रखी है, तब बहुत सारे मसाइल हमने देखे हैं मुख्तलिफ जगहों पर। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया में शुरुआत होती है, एक मुस्लिम पार्लियामेंटेरियन जो है वो जब शुरुआत करती है तो वो कुरानी आयात से करती है। इसी तरह दीगर ममालिक में बहुत सारे खूबसूरत जेस्चर हैं जो हम वो भी पेश कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं जापान में या फ्रांस में या बहुत सारे ममालिक में हमने देखा कि हिजाब पहनने वाली खवातीन पर जिस तरह तशद्दुद, यानी लफ्जी तशद्दुद का काम सिर्फ हम पाकिस्तानी करते हैं और हिंदुस्तानी करते हैं, लेकिन वहां पे लफ्जी तशद्दुद जो है वो भी किया जाता था, हरासमेंट होती थी। लेकिन ये एक अच्छा मैसेज है कि भाई आपकी जिंदगी है, जिस चीज को आप फॉलो कर रहे हैं हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे ख्याल में से और बड़ा
मैसेज नहीं हो सकता है। बिल्कुल ठीक। और ये पैगाम जो है जिस तरफ से आया है ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हम इन ममालिक के डेवलप होने की बात करते हैं, बड़े होने की बात करते हैं, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हौसला और ज़र्फ़ जो है वो ऐसी कौमों में ही होता है कि वो तमाम मज़ाहिब की जो है वो कदर करे, उनके मुक़द्दस मकामात की, उनकी मुक़द्दस रसूमात की, उनकी वैल्यूज़ की, नॉर्म्स की। और अंग्रेज़ जब हम गोरों की बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये बड़ा एक ज़बरदस्त और पॉजिटिव जेस्चर है कि आप आज़ाद हैं इस मुल्क में जहाँ पर आप रहते हैं, खा आपका ताल्लुक किसी भी धर्म और मज़हब से है, आप उसकी प्रैक्टिस बड़े इजीली कर सकते हैं। आगे बढ़ते अगली खबर हमने आपको देनी है, एज इज़ जस्ट अ नंबर। ये एक लाइन मैं रोज़ बोलती हूँ, रोज़ मेरे जो व्यूअर्स में वो लोग जो ज़रा एजड हैं वो सुन ले तो मेरे ख्याल से किसी ना किसी दिन अगर किसी एक को भी ख्याल आ गया ना कि एज इज़ जस्ट अ नंबर और उसने कोई ना कोई ऐसा काम कर दिया और वो खबर हम तक पहुँच गई तो हमारे पैसे वसूल हो जाएंगे इस काम को करने के जो हम दोनों मिलके कर रहे हैं। अरमीत पाजी, ये किला अब्दुल्ला की मैं खबर दे रही हूँ जहाँ पर 46 साल के अब्दुल रज़ाक जो हैं उन्होंने 11वीं जमात में दाखिला ले लिया है। बच्चे उनके अभी स्कूल जाते हैं, एक 6ठी में है, एक 8वीं में है, लेकिन एक दिन स्कूल जाना हुआ इनका। जब बच्चों को पढ़ता हुआ देखा तो सोचा कि मेरे तो सारे ख्वाब अधूरे रह गए हैं, मैंने तो किसी वजह से नहीं पढ़ सका। मतलब उस वक्त इलाके में कुछ ऐसे मामलात थे जिसकी वजह से वो अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू नहीं कर सके। लेकिन जो आपकी भूख होती है, जो आपकी तालीम हासिल करने की, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती उन लोगों में जो वाकई तालीम हासिल करना चाहते हैं, तालीम के ज़ेवर से आरास्ता होना चाहते हैं। तो जनाब उनको बच्चों को देख के ख्याल आया हरमीत, और 46 साल के अब्दुल रज़ाक ने 11वीं जमात में एडमिशन ले लिया और वो क्लास में बैठे कितने प्यारे कितने क्यूट लग रहे हैं, देखें। अच्छा, वैसे सोहा यानी अगर हम जाते हैं इन इलाकों में, बहुत सारे इलाकों में, तो वहाँ पे हमने एक चीज़ देखी है। यानी मुझे याद है कि जब मैं फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दे रहा था तो मैं इस वीडियो को देख के मुझे हंसी इसलिए आई कि उस वक्त ये जो मोबाइल अलाउ नहीं था, वरना एक तस्वीर उस पाजी की मैं खींच लेते, उसमें तकरीबन 48 साल के शख्स भी हमारे साथ बैठे थे। तो ये चीज़ें हम देखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि भाई कहीं ना कहीं, क्योंकि उन इलाकों में एजुकेशन एक वक्त था कि 5वीं जमात में आपने पढ़ लिया तो बहुत बड़ा काम हो गया, 8वीं जमात में आपने पढ़ लिया, और एक वक्त ये भी था कि आपने पास कर लिया। यानी मुझे याद है कि आसपास में जब कोई एग्जाम पास कर लेता था, ये कंपटीशन तो होता ही नहीं था कि भैया उसने इतने नंबर ले लिए। हाँ, उसने पास कर ले तो पूरी मिठाइयां जो है वो बांटी जाती थी कि भाई पापा जी पास हो गए, ये बड़ी बात होती थी। तो इस किस्म की चीजें उन इलाकों में बहुत ज्यादा पाई जाती है। लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया का दौर है, खबर वहां से आई और हमने शेयर की कि बहुत अच्छी बात है कि इस उम्र में कहीं ना कहीं वो बैठे हैं अपने बच्चों के हमरा और पढ़ रहे हैं। यही तो मैं देखिए, मैं आपसे यही कह रही हूँ कि हमारे प्रोग्राम के इस सेगमेंट के इस खबर के पैसे वसूल हो जाएंगे अगर देखने वालों को ये समझ आ जाए कि अगर उस ज़माने में कोई ख्वाहिश आप पूरी नहीं कर सके, जिस ज़माने में मजबूरियाँ और बहुत सारी ऐसी आपको पता है पाँव में बेड़ियाँ होती हैं, कुछ हालात की, कुछ आपके फैमिलीज़ की, और बहुत सारे ऐसे मसाइल हो सकते हैं। अगर उस वक्त कोई ख्वाहिश आप पूरी नहीं कर सके जब आप जवान थे, तो बुढ़ापा इज़ जस्ट अ बुढ़ापा। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है कि आप उसे आराम से ओवरकम कर सकते हैं अपनी ख्वाहिशात पूरा करने का। वैसे सो एक और चीज़ है, हमारे यहाँ 40 साल या 42 साल बहुत बड़ी मैटर करती है कि भैया 42 साल को हो गया, अभी बुढ़ापा आ गया। लेकिन कनाडा में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे शुरुआत ही शुरू होती है 40 साल से कि भाई अब जिंदगी जो है ना रियल लाइफ शुरू हो रही है। ये 46 साल डजंट मैटर, लेकिन बड़ी बात है हमारे लिए क्योंकि हमारे मुल्क में बेचारे की दाढ़ी सफेद हो जाती है। हालात इस किस्म के हैं कि 40 के बाद बुढ़ापा जल्दी आ जाता है दहलीज पर। सो और फिजिकल एक्टिविटीज में थोड़ी बहुत हम कमी भी इख्तियार कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा सालू जैसा पेट हमारा निकल आता है, दाढ़ी सफेद हो जाती है, तो ख्याल तो हम रखते नहीं है और बहुत सारे मसाइल भी होते हैं। तो ये वजह है। बहरहाल बहुत अच्छी बात है, खबर बड़ी मजे की और टीम को अप्रिशिएट करना चाहिए, इस तरह लोगों को मोटिवेट करें बाजी। हाँ जी, बड़ी अच्छी बात है, टीम बड़ा अच्छा काम कर रही है हमारा ऑल दो। लेकिन हम आपको ये कहना चाहते हैं कि इस स्टीरियोटाइप को ब्रेक कर रहे हैं। आपकी 40 साल के बाद ही टॉर्चर किया होता है ख़वातीन को भी और बच्चों को भी और बड़ों को भी कि 40 साल हो गए अब तो मरने वाले हो। 40 साल के बाद ऐसे आपको फील होना शुरू होता है अच्छा मैं अब मरने के करीब पहुंच रहा हूँ। भाई आप मरने के करीब नहीं पहुंच रहे होते, आप करीब पहुंच रहे होते हैं अपनी ख्वाहिशात की, जो कि आप 20 और 21 और 30 साल की उम्र में पूरी नहीं कर सके। सो डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जैसे सलमान खान कहते हैं, बस वही काम करें आप। आखिरी खबर आपको देनी है। अगली खबर जो है झप्पी की, जब हरमीत पाजी बात करते हैं ना तो हरमीत पाजी अब क्या ही जानवर क्या ही इंसान, मैं आपको बताती हूँ कोई नहीं मिलता ना तो दरख्त को झप्पी डाल लें, क्योंकि इस खातून ने ऐसे ही किया है। मैं आपको बताती हूँ दरख्तों को गले लगाने वाली ये खातून है, और ये खातून जो है वो दरख्तों को गले क्यों लगा रही है मैं आपको बताती हूँ। उसका कहना ये है, वो ये क्लेम करती है और बड़े वसूख से ये कहती है कि मुझे एक बीमारी थी जिसमें मेरे कान बजते रहते थे और उस बीमारी का इलाज मैंने बहुत कराने की कोशिश की और मुझे इलाज नहीं मिला उसका, मैं ठीक नहीं हुई। लेकिन
कुदरत जो है जब आप उसको गले लगाते हो तो आपने उसको सिर्फ ज़ुबानी कलामी गले नहीं लगाना, आपने बाकायदा तौर पर जाना है। और ये कम से कम 100 साल पुराना एक दरख्त है जो कि वहाँ के फॉरेस्ट पार्क में है। वहाँ पे खातून गई, उसने इस 100 साल पुराने दरख्त को गले लगा लिया और उसने कहा कि मैं ये बाकायदा तौर पर प्रैक्टिस करती हूँ हफ्ते में 2-3 दफ़ा, और इससे मुझे फ़ाका है, मतलब इससे मुझे आराम है। तो वाकई पता नहीं, वो कहती है एक फील है, पता नहीं शायद वाकई फील हो कि आप किसी दरख्त को अगर हक करें। देखिए जानदार तो जानदार है ना, और दरख्त भी जानदार है। नहीं, वैसे भी अगर सुहा, इसमें कोई शक नहीं है। आप नॉर्दर्न एरिया में जाती हैं, बहुत सारे इलाकों में आप जाएं जहां पे हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल लाइफ से कहीं ना कहीं आप कुदरत के बड़े करीब हैं, तो बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी चीज़ों से आप बच जाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिनकी उम्र तकरीबन 110 साल तक हैं, लेकिन उनमें से जब उनसे मैंने पूछा भी कि भैया आपने कभी टैबलेट तक नहीं खाई, उन्होंने वही नेचुरल, वही जड़ी बूटियां, उसी का इस्तेमाल करके वो अपनी जो, और अभी तक बहुत सारे इलाके, बल्कि एक बुनियर का एक इलाका है वहां पे तो उस शख्स की उम्र तकरीबन 116 थी और उसके बच्चों की तादाद कुछ बहुत ज्यादा थी, और अभी वो कोशिश कर रहे थे कि मैं और शादी भी कर लूं। लेकिन बहरहाल ये वहां से आती हैं ये खबरें जहां पे आप कुदरत के बड़े करीब होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो ट्रीटमेंट है कहीं ना कहीं थेरेपी हो सकती है, और कहीं ना कहीं उसको रिलैक्सेशन यहाँ से मिलती है कि जब वो कुदरत के करीब जाती है और सारी चीजों को फील करती है तो बहुत सारी चीजें महसूस करते हैं। वो बताने की नहीं होती ना, आप बता सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको फील जरूर करते हैं। हरमीत, मुझे लगता है कि ये कोई ट्रीटमेंट हो या ना हो, थेरेपी ज़रूर होती है। तो आजकल जिस चीज़ से आपको थेरेपी मिलती है आपको वो काम करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से हर बीमारी का, हर सोच का, हर साइकोलॉजिकल इशू का जो है वो इलाज मौजूद है। काम सिर्फ माइंड गेम का है, तो अपने माइंड अपना बेहतर करना है, पॉजिटिव रखना है। हाँ, में इस वक्त एक ही चीज़ पर बातचीत की जा रही है। तमाम छोटी और बड़ी सियासी जमातें जो है वो सर जोड़ कर बैठी हैं इस बात पर कि इंतखाबात में किस तरह से आवाम को कन्विंस किया जाए, क्या मंशूर, क्या नैरेटिव बिल्ड किया जाए। लेकिन फिलहाल अगर पाकिस्तानी सियासत की बात की जाए तो बाकी तमाम हल्कों में खा वो दीगर सियासी जमातें हों या मुस्लिम लीग नून हो, बात की जा रही है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी की। जहां पर उनकी वापसी की बात हो रही है वहां पर मरियम नवाज और शहबाज शरीफ जो है वो कैंपेन्स कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे हैं और कैंपेन्स जो है वो इस वक्त पीक पर चल रही हैं। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की चूंकि उनके वापस आने की तारीख हरमीत एक दफ़ा पहले भी, बल्कि 2 दफ़ा पहले भी डिले हो चुकी है, तो इस वक्त भी कुछ श्योरिटी नज़र नहीं आ रही। बट ऑल दो तैयारियाँ की जा रही हैं और श्योरिटी इस हद तक भी है कि अब तक कोई और डेट नहीं दी गई। इसी पर हम बात करते हैं। माइजा हमीद हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की। उनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम माइजा, कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मुझसे कहिएगा कि अब तक जो है वो कंफर्म चीज़ें कर दी गई हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिस तारीख को उन्होंने कहा है तभी वापस आएंगे, और आपके हवाले से अगर यहाँ पर कैंपेन्स की हम बात करें तो क्या क्या तैयारियाँ की गई हैं, उनके आने पर क्या क्या प्लान्स हैं? माइजा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरे ख्याल से माइजा से हमारा राब्ता जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो। इसी पर हरमीत हम बात कर रहे हैं उनकी वापसी की, लेकिन आपको पता है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी की जब हम बात करते हैं तो हम इस चीज़ के बारे में भी बात करते हैं कि आते साथ उन्हें किन किन केसेस का सामना करना पड़ सकता है। बिकॉज हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं इस वक्त, उन्होंने फौरी तौर पर उनके आने से ठीक 1-2 दिन पहले ही ये कहा कि वो आएंगे, तो हो सकता है फौरी तौर पर उन्हें कुछ मुकदमात का सामना करना पड़े। लेकिन बाद में आपको पता है कि इस बात पर भी यू टर्न लिया गया था। तो अभी उनके आने पर काफ़ी सारी चीज़ें जो क्लियर होंगी। उससे पहले इसमें कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ साहब की तैयारियों के हवाले से कोशिश भी की जा रही है और नून लीग सरतोड़ कोशिश कर रही है कि कैसे लोगों को इकट्ठा कर दिया जाए। लेकिन अभी जो कल से खबरें भी चल रही हैं, सोशल मीडिया भी चल रही है कि मुफाहमती ग्रुप जो है उन्होंने नवाज शरीफ साहब को मशवरा दिया कि ये तो मौखर कर दें, क्योंकि जो हालात है ग्राउंड की जो रियलिटी है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत मुख्तलिफ है। लाहौर वो इलाका था जो भुट्टो साहब से छीना था नवाज शरीफ साहब ने, और इसमें कोई शक नहीं कि लाहौर उनका गढ़ था, तख्त लाहौर। अगर कोई जीत जाए तो फिर पाकिस्तान पे राज करना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। और यही वजह थी कि नून लीग घर घर में जहां जहां लाहौर की गली कूचों से आप गुजरे तो वहां पे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के नारे और उनका डंका बजता था। लेकिन अब आप अंदाजा लगा लें, सवाल उनसे भी कर लें। जी माइजा जी, आप से अगर हम जानना चाहें कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से खबरें जो आ रही हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे और टेलीविजन की स्क्रीन पर कि मुफाहमती ग्रुप जो है आपका, उन्होंने मशवरा दिया है कि नवाज शरीफ साहब जो हालात हैं, ग्राउंड जो रियलिटी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, तो अपना आने का जो मामला है उसको मौखर कर दे। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? कोई राब्ता हुआ है आपका? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। देखिए, बात ये है कि अगर ये जो खबरें फैलाने वाले हैं ये बेसिकली चाहते हैं कि मियां साहब
आई थिंक माइजा इज़ ट्रैवलिंग, तो मेरे ख्याल से ट्रैवलिंग की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है। इनका प्लीज़ ये कनेक्शन जो है वो क्लियर किया जाए ताकि हम उनसे उनकी बात सुन सकें। लेकिन हरमीत, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मशवरे, जब हम बात करते हैं तो मशवरे देने वाले इर्द गिर्द आपके बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, चाहे वो मुफाहमती हों या चाहे आपकी अपनी पार्टी की हों। और आपको पता है कि हर पार्टी, अगर हम मुस्लिम लीग नून की बात करें तो वहाँ पर भी हमें 1 से 2 धड़े मौजूद दिखाई देते हैं। देखिए सोहा, इसमें कोई शक नहीं है। आप ये माइजा को भी पता है, सब नून लीग जो हमारे सामने जितने भी रहनुमा बैठते हैं, और एक चीज है वो दर्द-ए-सर बनी हुई है, वो सारी चीज की आवाम को इकट्ठा कैसे करना है। 16 महीने की जो गवर्नमेंट थी यानी 1.5 साल की, उसमें उन्होंने क्या डिलीवर किया, क्योंकि अब आपको पता है कि कल परसों लाहौर की शाहराहों पे शहबाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ वो भी आपके सामने है। फिर इससे कबल जो मरीम नवाज साहिबा की जो जलसी थी, यानी उसको फिर कोशिश की गई, मुख्तलिफ चैनल्स को कॉल भी की गई इसको जलसा ना कहा जाए। तो ये सारी चीजों को अगर आप कोशिश भी करें, अगर जो रियलिटी है वो डिफरेंट है, मुख्तलिफ है, ऐसे में मुख्तलिफ केसेस का नवाज शरीफ साहब को सामना भी है। तो जो लीगल टीम है, माइजा आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है आवाज। जब माइजा, एक और चीज जो हम देख रहे हैं कि एक तो जो ये खबर आ रही है, इस पर आप क्या तबसरा करती, क्या कहती, क्या रियलिटी ऐसी है कि वो मौखर कर सकते हैं अपना पाकिस्तान आने का जो प्लान है? देखिए, झूठी और गलत खबरें फैलाई जा रही हैं, और जिन लोगों की ख्वाहिश है कि और डरते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, वो जो हैं कोशिश कर रहे हैं कि ये गलत और झूठी खबरें फैलाएं। हम ऑन ग्राउंड हैं और हम जो है वो वर्कर्स जो हैं वो फुली चार्ज हैं, वो तैयार हैं। मर्द, खवातीन, माइनॉरिटी विंग्स हमारे सब जो हैं वो वेट कर रहे हैं कि 15 दिन रह गए हैं और उससे पहले वो तैयार है जाने के लिए। और बल्कि हमें ये कह रहे हैं कि आप लोग हमें 1 दिन पहले पहुंचा दें वहाँ पे, क्योंकि हम इंश्योर करना चाहते हैं कि हम अपने कायद को वेलकम करें। तो ये खबरें जो आपने लाहौर में इंसिडेंट देखा, वो वन ऑफ इंसिडेंट था। लाहौर के लोग इश्क करते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से, लाहौर के लोग मियां शहबाज शरीफ के काम से इश्क करते हैं। और अगर 1-2 इंसिडेंट में लोग बोल ही पड़े एक अवामी नुमाइंदे के तहत, और वो वजीर आजम भी रहे हैं, और उन्होंने अगर कुछ कंप्लेन कर दिया तो माइजा, एक और चीज, इसमें कोई शक नहीं है कि आप भी अदालतों के चक्कर उनके साथ काटती रही। बुलाया जी जी, उनको घर पे उनकी ग्रीवियंसेस को एड्रेस किया, उनके मसलों को सुना और कहा कि हम फौरी तौर पे हल करेंगे। तो इस तरह के लीडर जो हैं बहुत कम होते हैं कि इक्का दुक्का। माइजा, मेरा सिंपल सा सवाल है, अगर हम देखें, आप जब अदालतों में नवाज शरीफ साहब आते थे, आप भी उनके हमरा हुआ करती थी और हम उस वक्त रिपोर्टिंग किया करते थे। आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त एक ट्रेंड चला हुआ है कि अगर आपने बहुत कुछ किया है लेकिन एक इंटरव्यू आप देके आपकी जान छूट सकती है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त मतलूब हैं तमाम तर अदालतों को भी और मफरूर भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्या उस एंकर साहब के साथ कोई राब्ता हुआ है जो कहते हैं कि किसी अदालत में फिर जाने की जरूरत नहीं, अगर आप मुझे इंटरव्यू दे दे तो? देखिए, हमें किसी से राब्ता करने की जरूरत नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि अगर कानूनी लकूने हैं तो वो मियां नवाज शरीफ साहब जब लैंड करेंगे तो वो कानून को, आइन को फॉलो करते हैं। वो इमरान खान साहब की तरह नहीं है कि वो जो है कानून और आइन को डिफाई करें और अपनी सियासत के लिए जो है लोगों को उनकी बलि चढ़ा दें। मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे, वो एड्रेस करेंगे लोगों से, और अब जो भी कानूनी कार्रवाइयां हैं उसके बाद वो उनका तकाजा पूरा करके पूरी तरह वो जो है। अच्छा माइजा, चले ये बताएं, चले इंशाल्लाह आपके कायद हैं, हम चाहते हैं वापस आए, हम चाहते हैं कि अगर वो 2 से 3 दफ़ा इक़्तिदार में रहे हैं और पाकिस्तान के उन्होंने जो जो काम किया और जो जो करना चाहिए थे वो भी नहीं किए, और जो किए उसको भी हम अप्रिशिएट करते हैं, ऑल दो हम न्यूट्रल चीज़ों को लेकर चलते हैं। अब ये बताइएगा, नैरेटिव की अगर हम बात करें, इस वक्त नून लीग किस नैरेटिव को बिल्ड कर रही है? आप और हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो नैरेटिव मरीम नवाज ने बिल्ड किया वो लंदन जाके चेंज हो गया। एक्स एस्टेब्लिशमेंट के बारे में जब बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी, उसके बाद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ यहाँ पर मौजूद नहीं थे, वापस आए, फिर दोबारा वापस चले गए, और वहां जाके उन्हें कहा गया कि अब इस नैरेटिव पर बात नहीं करनी, और उसके बाद जिससे भी नून लीग के रहनुमाओं से बात की तो उन्होंने इस नैरेटिव पर कोई बात नहीं की। अब क्या नया नैरेटिव है जो कि बिल्ड किया जा रहा है या जिस पर बात की जाएगी, जो कि आप लोग लेके इंतखाबात में आएंगे? आपको क्या इंस्ट्रक्शन है? देखिए, हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, हम पुराने PMLN के वर्कर हैं और हमें पता है कि नून का हमेशा नैरेटिव रहा है तरक्की, खुशहाली और अवाम की खिदमत, और हम उस पे जो है पूरी तरह कोशाएं। मियां नवाज शरीफ साहब का भी टारगेट है कि जो हालात इस मुल्क में हैं और इमरान खान साहब करके गए हैं इस मुल्क के साथ, उसके बाद 16 महीने जो है शहबाज शरीफ साहब भी यही कोशिश करते रहे कि और मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया।
अब हम जिस तरह 2013 में मियां नवाज शरीफ आके उन्होंने अंधेरे मुल्क के मिटाए, उन्होंने मेट्रो बसेस चलाई, उन्होंने मोटरवे अच्छा माइसा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अच्छा माइसा, एक और चीज जो हम देख रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात है डेढ़ साल की जो गवर्नमेंट थी, 1.5 साल की जो गवर्नमेंट थी, वो आप समझती है कि आप लोगों ने पाकिस्तान को बचाया। अब क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग इंतजार करें मुस्लिम लीग नून की मियां साहब आएंगे तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, क्या कौन सा खास फार्मूला है मियां साहब के साथ पास जो आएंगे और सब कुछ, क्योंकि इस वक्त हालात आपके सामने, ग्राउंड रियलिटी बड़ी मुख्तलिफ है। देखिए, मैं आपको याद कराऊं 2013 में जब पीपल्स पार्टी ने हुकूमत छोड़ी थी और मियां नवाज शरीफ ने हुकूमत ली थी, तो पेट्रोल की कीमतें कहाँ पहुंच गई थी, लोड शेडिंग बहुत ज्यादा थी, कोई जो है इदारा सही तरह काम नहीं कर रहा था। और मियां नवाज शरीफ ने 2-3 साल के अरसे में, इससे पहले कि धरना होता, चीजें एक सही डायरेक्शन में ले आए थे। उनका जो है वो डायरेक्शन जो है उससे जो है वो आगे तरक्की करता रहा। ये और बात है कि सिलेक्टेड को लाया गया, मुल्क के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया और 3 साल में उसने वो काम कर दिखाया जो पिछले 10 साल में कोई जो है वो। तो ये वाला फार्मूला शहबाज शरीफ साहब को क्यों नहीं दिया उन्होंने? यही फार्मूला शहबाज शरीफ साहब के पास था, लेकिन देखिए 16 महीने की हुकूमत, उसमें दीगर पार्टियां उनके साथ, उनको साथ लेके चलना बड़ा मुश्किल टास्क है। और एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं चली, उन्होंने तो पूरे मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। अब आगे अच्छा लास्टली बस इस चीज़ को एड्रेस कर दें, ठीक है, लाडले थे, लाडले किसके थे और कैसे उन्होंने चीज़ें ड्राइव की, हम सबको पता है, आप भी इस चीज़ को अच्छे तरीके से जानती हैं। अब इत्तेहादियों के बारे में आपका क्या ख्याल है? 16 माह की पीडीएम की हुकूमत में हमने देखा कि वो जमीयत उलमा इस्लाम हो और मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, एक दूसरे की तारीफ़ें भी की। यहाँ से शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, वहाँ से वज़ीर दाखिला जो है वो बिलावल भुट्टो थे, लेकिन अब एक दूसरे के मुखालिफ दिखाई देते हैं। अब इत्तेहादियों के साथ आपका क्या सीन है और आप क्या समझते हैं कि साथ लेकर चलेंगे, ये एक दूसरे के मुखालिफ ही खड़े हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम इलेक्शन मोड में हैं। मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, पीएमएलएन की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डिफरेंट है, पीएमएलएन की जो है नजरियात डिफरेंट है। वो और बात है, मुल्क के मफादात के लिए हमने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा किया और हमने जो है मुल्क को एटलीस्ट एक ब्रीदिंग स्पेस दी। अब जो है हमारी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, देखते हैं अब इलेक्शंस में क्या होता है, आगे कैसे गवर्नमेंट फॉर्म कर रहा है। ठीक है माइसा, थैंक यू सो मच। इंतखाबात में जरूरी है कि इंतखाबात में क्या होगा। ऑल दो पीडीएम की अगर हमीद हम बात करें और सियासी जमातों की गठजोड़ की बात करें तो वो मुल्की सियासत के या मुल्की मुफाद के लिए नहीं था, बज़ाहिर देखने में यही नज़र आ रहा है। और $100 स्माइल, मुझे लगता है आज किसी से भी बात करने से पहले, सलाम करने से पहले आपको सिर्फ खामोशी से मुस्कुरा के आप देखें कि अगला बंदा आपको इस बात पे क्या रिएक्ट करता है, क्योंकि आज आपने ये काम ज़रूर करना है। दिन में कम से कम 10 दफ़ा इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, वो इसलिए क्योंकि आज मुस्कुराने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और अगर आप मुस्कुराने की बात करें तो मैं क्या कहूँ मुस्कुराने के बाद, ज़िंदगी तो मुस्कुराने का ही नाम है, लेकिन हम भी ऐसे मतलब ज़िंदगी को अफसरदा करके बैठे हुए हैं, गम में है, परेशानी में है, कोई स्ट्रेस में है, कोई डिप्रेशन में है, कोई कुछ भी नहीं, तो किसी न किसी चीज़ की ख्वाहिश और कमी की वजह से उसको लगता है नहीं ज़िंदगी में जो है ना वो थोड़ी कमी है। लेकिन मुझे लगता है अगर मुस्कुराने की आप बात करें, सदका जारिया है, मुस्कुराना चाहिए। एक बंदा बहुत परेशान है, अगर आपने उसको मुस्कुरा के देख लिया और एक मोमेंट के लिए उसने आपको मुस्कुरा के आपको रिप्लाई कर दिया मुस्कुराहट से ही, तो क्या ही बात है। तो आज आपने ये अच्छा, वैसे सोहा मुस्कुराहट की बात आपने की तो मुझे एक किस्सा याद आ गया और ये रियलिटी है, मेरे गाँव की एक स्टोरी है। एक शख्स को पुलिस वालों ने, चोरों ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई की, खूब पिटाई की। फिर चोर आते रहे, वो फिर भी हंसता रहा, तो चोर थक गए, उससे पूछा कि खुदा के बंदे इतनी पिटाई हमने आपकी कर दी, फिर भी आप हंस रहे? उसने कहा हंस नहीं रहा हूँ, मेरे दांत ऐसे बने हुए हैं। खैर यही देखिए ना, अब देखिए मुस्कुराहट जो हमारे पूरे स्टूडियो में फैली हुई है ना, वो किन लोगों की है, मैं उनका तारुफ आपसे करा देती हूँ। मुस्कुराने के लिए जो थेरेपी आज हमने आपको देनी है और कन्विंस करना है मुस्कुराने के लिए, उसके जो पैनल मेरे साथ मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। हुमैरा खान हमारे साथ मौजूद हैं, योगा एक्सपर्ट है, मेडिटेशन करनी चाहिए मुस्कुराने के लिए, कितनी कोशिश करनी पड़ेगी ये हमें बताएंगे। मेरा कैसी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। डॉक्टर फातिमा असलम भी हमारे साथ मौजूद हैं और ये हमारे नफ्सियात हैं, सही नफ्सियात से खेलना जो ना वो आपको बताएंगे कि अगर आपने किसी की नफ्सियात पे हावी होना और उन्हें बताना है कि आपने स्माइल कैसे करनी है, तो इससे हम आज डॉक्टर साहिबा से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? ठीक ठाक, आप सुनाएं? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और आप दोनों को देखे, मुझे देखकर इसलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है बिकॉज दोनों मुस्कुरा रही हैं। और आज देखिए नॉर्मली ऐसा होता है हरमीत पाजी कि अगर हम मुस्कुराने की बात करें तो या तो कोई जॉक सुनाया जाता है या कोई ऐसी बात की जाती है तो ही आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, या बाज़ वक़्त आप कुछ सोच रहे हो, किसी फैंटेसी में हो तो आप बैठे बैठे मुस्कुरा
मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। बट ऑल दो डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ कर लेती हूँ, हम किसी को मुस्कुरा के देख रहे हैं, इसके बारे में हम टोटली बाद में बात करेंगे। आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि अपने आप को मुस्कुराता देखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, टू सी योर सेल्फ वाइल स्माइलिंग। मतलब मैं किसी को देख रही हूँ तो आप मुस्कुरा रही है तो मैं आपको देख रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं अपने आप को मुस्कुराता कब देख रही हूँ? मतलब अगर आप मिरर देख रहे हो तो आपको अपने आप को मुस्कुराता देखना चाहिए, उससे क्या क्या फील होती है और आप किस तरह से अच्छे लगते हैं? बिल्कुल, मैं कहती हूँ अपने आप को मुस्कुराता देखना इतना इम्पॉर्टेंट है कि जितना शायद दूसरों को भी मुस्कुराता देखते वो आप पे इम्पैक्ट नहीं छोड़ता। स्माइल जो है वो बेसिकली क्या है, वो हमारी खुशी का एक इजहार है, वो एक हमारा बिल्कुल वो हमारा एक्सप्रेशन है। असल में तो जो उसके चीज़ पीछे है वो तो हैप्पीनेस है। तो जब कोई बात कहते हैं ना कि वर्ल्ड स्माइल डे है या स्माइल की बात की जाए तो हमेशा कहती हूँ बेसिकली ये खुशी का दिन है। आप स्माइल सिर्फ एक्सप्रेस कर रहे हैं, असल में जो चीज़ पीछे मैटर करी वो है कि आप कितना खुश हैं। तो जब हम अपने आप को स्माइल करते देखते हैं तो हम ये देख रहे होते हैं कि हम खुद से कितना खुश हैं, हम खुद से कितना सेटिस्फाइड हैं, कि हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ है जो हमें प्रॉब्लम दे रही थी और उसकी वजह से ये स्माइल रुकी हुई थी। तो जब आप अपने आपको स्माइल करते हुए देखते हैं ना तो आपको एक अपने साथ एक सेटिस्फेक्शन का इज़हार होता है। लेकिन देखिए मेरी बात सुने, वो कहते नहीं है ठीक है अपने आप को मुस्कुराता देखना चाहिए, इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जो छुपा रहे हो, ये देखिए ऐसी बातें भी तो होती है ना। बिल्कुल वैसे मुस्कुराते चेहरे बहुत सारा गम छुपा भी लेते हैं। और हाँ, माहिरा बैठी हैं, नाम अगर मैं दुरुस्त ले रहा हूँ तो माहिरा, अगर हम देखें हंसना, जी अच्छा, अगर हम देखें हंसना, बहुत सारे चेहरे ऐसे होते हैं, कुछ लोग वैसे उनके चेहरे मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ वो आपको नजर तो आएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो नहीं हंसते, आप बहुत सारे जोक क्यों ना लगाएं लेकिन उनका चेहरा ऐसे ही बना होता है। तो क्या कहेंगे उनको, क्या कहेंगे, किन किन मसाइल का उनको वैसे अगर वो हंसना चाहें तो क्या करना होगा, किन कौन सा फार्मूला अपनाना होगा? बताएं हुमैरा, पूछना चाह रहे हैं हरमीत के मुस्कुराने के लिए कन्विंस कैसे किया जाए लोगों को? देखिए जी, बीइंग अ योगा ट्रेनर, मैं 20 ईयर्स से योगा क्लासेस दे रही हूँ और मैं अपनी क्लास में कन्विंस करती हूँ। हमारी 5 मिनट का सेगमेंट होता है जिसमें हम क्लैप करवाते हैं, तमाम क्लाइंट से क्लैप करवाते हैं और फिर लाफ्टर योगा करवाते हैं। और लाफ्टर थेरेपी जो है, ये स्माइल जो है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ हमारी खूबसूरती के लिए नहीं कि आप कहीं जाते हैं तो आपकी प्रेजेंटेबल पर्सनैलिटी होती है, सब लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं स्माइल से। इसके हमारी बॉडी पे, हमारे ब्रेन पे बहुत अच्छे इफेक्ट आते हैं। एक्चुअली जब हमारे फेस में 43 मसल्स हैं जिसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, सिर्फ बॉडी पे काम करते हैं, मसल्स को हम नहीं सोचते। फेशियल मसल्स हमारे 43 मसल्स हैं जिनको हमने एक्टिवेट करना होता है, और जब हम स्माइल करते हैं तो ये हमारे सारे मसल एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारे ब्रेन को और हमारी बॉडी को ये बिल्कुल आइडिया नहीं है कि हम फेक स्माइल कर रहे हैं या रियल स्माइल कर रहे हैं। जैसे ही आप स्माइल करते हैं, आप अपने मसल्स को इस तरह से खिंचाव देते हैं, स्माइल देते हैं इस तरह, तो आपका ब्रेन हैप्पी हार्मोन रिलीज करना शुरू करता है, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन। ये आपके लिए इतनी इफ़ेक्टिव हैं, इतने बेनिफिशियल हैं कि आप बीमारियों से बहुत दूर चले जाते हैं अगर आप हर वक्त स्माइल रखें। और दूसरा आपका एक हार्मोन है, अगर आप जिन लोगों को आपने देखा होगा अक्सर फ्रॉन में रहते हैं, उनके फेस पे रिंकल्स ज़्यादा आती हैं और उनमें बीमारियां ज़्यादा आती हैं, इसलिए कि जब आप गुस्से में रहते हैं, हर वक्त सोचते रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स आती हैं, तो फिर आपकी बॉडी में एक हार्मोन बनता है जिससे एंडोर्फिन कहते हैं। जब एंडोर्फिन रिलीज होता है तो ना ही आपका वेट कम होता है, ना ही आपको अच्छी नींद आती है और ना ही आपका मूड अच्छा रहता है। इतने सारे अगर आप स्माइल कर लें, और इतने सारे नुकसान जो है वो हुमैरा ने हमें फिंगर टिप्स पे गिनवा दिए हैं। लेकिन चले अगर हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो मुझे आप बताएं डॉक्टर फातिमा कि हम जब बात करते हैं सिर्फ हंसने की, मुस्कुराने की, बाज़ औक़ात आपको पता है हमारी हंसी मुंसलिक हो जाती है। कुछ लोगों की सिर्फ ना बात करने से फेसेस से, मतलब आप माँ बाप को देखें तो माँ बाप को देख के सिर्फ मुस्कुरा दे तो वो एक मुकम्मल थेरेपी है किसी चीज़ की। साइकोलॉजिकली कितने ज़्यादा इसके अच्छे और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं ह्यूमन बॉडी? बिल्कुल, मैं इन्हीं की बात को आगे कंटिन्यू करते हुए इसका आंसर देती हूँ। जैसे उन्होंने अभी न्यूरॉन्स की बात की, उन्होंने न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात की, उन्होंने एंडोर्फिन्स की बात की है। इसी तरीके से जब आप मुस्कुराते हैं ना तो वो जो एंडोर्फिन की बात कर रही हैं, वो एंडोर्फिन कहीं ना कहीं हमारे लिए पेन रिलीफ भी बनते हैं। वो हमारी स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। व्हेन यू स्माइल तो एक्चुअली वो जो एंडोर्फिन्स है वो आपको कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेस को कम करने में और आपकी जो रिलीफ है उसको इंक्रीज करने में भी हेल्प करते हैं। और फिर जब आप किसी को देख के मुस्कुरा रहे हैं तो एक्चुअली क्या करें, आप अपना स्ट्रेस कम कर रहे हैं।
आप अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं, वो एक स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक है कि आप स्माइल कर रहे हो, और वो जो मीनिंगलेस और मीनिंगफुल स्माइल है ना, वो कहीं पीछे ही रह जाती है। आप सिर्फ जिन्होंने अभी बात की मसल्स वाली बात, वो मसल्स जो है वो वाकई एक्टिवेट करते हुए, उस न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करते हुए आपकी स्ट्रेस को कमी मतलब बगैर करती वजह है। के मुस्कुराना चाहिए। बगैर वजह के मुस्कुराहट जो है वो साइकोलॉजिकली शायद आपके लिए उतनी बेनिफिशियल ना हो, फिजिकली आपके लिए जरूर होगी। जैसे कि इसी रेफरेंस में कहूँ कि वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करने का जो, क्योंकि सोहा बड़ा ख्याल भी रखना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि हंसी तो फंसी, फिर लड़के थोड़ा सा वो गलत भी ले लेते हैं। डॉक्टर साहब एक और चीज़ है, अगर हम देखें तो बहुत सारे मसाइल जहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग नहीं हंसते, नहीं आता है, हंसना नहीं आता है, वो ऐसी पैदाइशी बने होते हैं सीरियस। लेकिन क्या करना चाहिए, क्या क्या मसाइल जो, एक तो हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर के साथ क्या इससे दिल पर भी असरात पड़ते हैं, क्या कार्डिक जो मसाइल हैं वो भी ज़्यादा हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हैं। आप अगर पाकिस्तान में देख लें, एशियन कल्चर में देख लें, तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे मर्द हज़रात हैं उनको कार्डिक प्रॉब्लम ज़्यादा है, क्योंकि उनको हमारे कल्चर में उनको हमारे कल्चर में जो एक पिक्चराइज किया गया, वो क्या गया है कि इन्होंने बिल्कुल ही ये अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं करना। अगर वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर देंगे तो वो तो हमारे जेंडर रोल्स के अगेंस्ट बात हो जाएगी। तो जब वो स्माइल नहीं करते हैं तो फिर उसकी वजह से उनमें वो कार्डियक प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा हैं, उनमें ब्लड प्रेशर की ज़्यादा हैं। तो मुझे लगता है इससे बड़े अच्छे तरीके से हमें पता चल जाता है कि कितना ज़रूरी है ज़िंदगी में मुस्कुराना, वरना ना सिर्फ आप साइकोलॉजिकली, आपकी फिजिकल हेल्थ भी बहुत ख़राब होती है इस चीज़ से रिलेटेड। चाहे वो आपकी कार्डियक प्रॉब्लम्स ही क्यों ना हो, चाहे वो आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो आपकी न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड क्यों ना कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन देखिए, आप जिन चीज़ों के बारे में बात करें, मैं चाहती हूँ आप उनको एड्रेस करें। हम जब मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, इन तीनों चीज़ों को एड्रेस करते हैं तो हमारे पास योगा से बेहतर कोई ऑप्शन नज़र आता ही नहीं है। अगर आपने मेडिटेशन करनी है, आप आंखें बंद करें, आपने किसी को नहीं देखना, आपने अपने आप को देखना, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप आंखें बंद करके वो इमेजिन कर रहे हैं व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि सुबह उठ के आप किसी के लिए नहीं, कोई रीज़न के बगैर मुस्कुराएं और मेडिटेशन करें। एक्चुअली योगा के मीनिंग ही यूनिटी के है। यूनिटी ये संस्कृत का वर्ड है और 8000 साल पुरानी साइंस है, और योगा का मीनिंग है यूनिटी। यूनिटी किसकी? माइंड, बॉडी एंड सोल। हमारी 3 लेयर्स हैं बॉडी की, एक हमारी एनर्जी बॉडी है, एक हमारी मेंटल बॉडी है, एक हमारी फिजिकल बॉडी है। आप सबको देखें, सब लोग सिर्फ फिजिकल बॉडी पे काम कर रहे हैं, कोई रनिंग कर रहा है, कोई जिम जा रहा है, कोई भाग रहा है, कोई डाइट कर रहा है, लेकिन आप मेंटल बॉडी पे अपनी और एनर्जी बॉडी पे काम नहीं कर रहे। जब आप एनर्जी बॉडी पे काम करते हैं ना, जब आप मेंटल बॉडी पे, और स्माइल आपकी मेंटल बॉडी पे काम करती है, और जब आप मेडिटेशन करते हैं और उसमें मुस्कुराते हैं और जब अपने आप को अंदर से देखते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। वो सोहा हमारी कहती है 100 वो वाली डॉलर वाली बात की, मैं कहता हूँ 500 वाली टोन वाली बात आपने किया। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, मैं चाहता हूँ कि सेट पे हम सारे बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठी है, डॉक्टर साहब हम थोड़े से सीरियस होते हैं, काम बहुत ज्यादा होता है, चाहता हूँ थोड़ा सा हंसा दे आप सबको। मुझे लगता है जो लाफ्टर थेरेपी की आप बात कर रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस हमने एक दफा अपने सेट पे मीट की भी थी। देखिए, मैं अपने प्रोग्राम के आगाज में, सेगमेंट के आगाज में आप सबसे आज कह चुकी हूँ, फ्रॉम नो रीजन आज मुस्कुरा, हम नो रीजन ही हंसते हैं रोज। जब आप हंसना शुरू करते हैं ना, देखिए ये भी एक हमारा कुदरत ने हमारे अंदर आपको देख के, जब आपको देख के मैं खुश हो रही हूँ। अब देखिए हम कैसे हंसते हैं, हम जब अपनी क्लास में हंसते हैं ना, हम ऐसे क्लैप करवाते हैं, हा 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 हा। अच्छा, ये देखिए मुझे हंसी आ रही है। और फिर जब हम इसमें हंसते हैं तो हम 40-50 जितने भी लोग होते हैं, हमें आइडिया नहीं होता कि मिल जाते हैं सारे, और सब मिल जाते हैं, और फिर हम इतना हंसते हैं। अभी मेरी डॉक्टर्स के साथ एक थेरेपी थी, मेरे साथ ऑर्थोपेडिक्स थे। बिलीव मी कि मैंने उनको जब लाफ्टर थेरेपी करवाना शुरू किया और हमारा सेगमेंट खत्म हो गया, हम बाहर आ गए और वो सब अच्छा देखिए, अच्छा वैसे सोहा बड़ी करीब बैठी है, सोहा ऐसा ना हो कि घर जाएं और हा हा हा। जी, आज तो मुस्कुराने का दिन है, तो आज घर जाके अच्छा देखिए, आपने ये जो सिखा दिया ना आज। अच्छा हरमीत, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप फेक से शुरू करते हैं और ग्रेजुअली जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप वो रियल लाफ्टर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन और दो, अच्छा हम बात कर लेते हैं उन चीज़ों के बारे में जो चीज़ें हमें काफ़ी डिस्टर्ब कर देती हैं। अब हम मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जो कि बहुत ज़बरदस्त प्रिटेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई मसला ना, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो मेरे अंदर एक तूफान भी चल रहा होगा, तो मैं किसी को देखूंगी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ये भी लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। अब इस मुस्कुराहट को हम अगर चीज़ों को
छुपाते भी हैं तो वो भी हमें कितना ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। अगर हम नहीं मुस्कुरा रहे, चीज़ों को हम डाइजेस्ट कर रहे हैं, एक सकिंग सिचुएशन में चले गए हैं, तो ये कितना डिस्टर्ब करते हैं। ये तो आपके लिए आगे जाके बहुत प्रॉब्लम। आपने देखा है कि प्रेशर कुकर जो होता है ना, अगर उसकी सीटी ना बजे ना, विसल की आवाज़ ना आए तो वो फट जाता है। तो आपने अपने एक्सप्रेशंस को बाहर निकालना है, अपने कैथारसिस को बाहर निकालना है। आप हंस के स्माइल करके, आप सिर्फ 3 मिनट की थेरेपी डेली करके देखें कि स्माइल करें और जोर से लाफ्टर करें, बाहर जाएं, खुली हवा में जाएं और फिर खूब हंसे। अपनी ज़िंदगी की अच्छी बातें सोचें, पॉजिटिव बातें सोच के और नेगेटिविटी को ज़िंदगी से निकाल दें। और जब आप मुस्कुराएंगे और हंसेंगे और लोगों को भी मुस्कुराहटें तकसीम करेंगे ना, तो फिर देखिएगा कितनी पॉजिटिविटी आती है। डॉक्टर साहब एक और चीज, डॉक्टर साहब की तरफ आते हैं, फातिमा की तरफ। फातिमा, अगर हम देखें, जाहिर बात है शुरुआत होती है तो भैया हमने मोबाइल जरूर देखने का, नोटिफिकेशन किसने किया है, तस्वीर पे किसने कमेंट्स किया है कि नहीं किया है। अब ये जो खुशी है ये एक अलग है, ऐसे ही मुस्कुरा लेते हैं हम लोग। लेकिन कौन सा ऐसा टाइम होना चाहिए जिस वक्त ये जो थेरेपी है, अगर इसको हम इस पे ये अप्लाई करना शुरू कर दे तो पूरा दिन बेहतरीन गुजरेगा? बिल्कुल, मैं कहती हूँ स्माइल के लिए आपको कोई टाइम एसोसिएट करने की ज़रूरत नहीं है। और जो अभी बात हो रही थी ना कि हम कुछ ये फेक से स्टार्ट होता है और ग्रेजुअली फिर हम उसको लेके चलते हैं, अगर आप साइकोलॉजिकल टर्म्स में इसकी बात करें ना, तो ये एक हिडन डिप्रेशन की भी एक स्टेट है कि व्हेन यू आर सो मच इनटू स्माइलिंग कि आप हर चीज़ को प्रिटेंड करना शुरू कर जाते हो। तो फेक से ज़रूर स्टार्ट करें, लेकिन उस स्माइल को मीनिंग देने की तरफ लेके चलें। मीनिंग तक स्माइल एक हद तक आपको फैसिलिटेट करेगी, उसके बाद वो आपके वो नेगेटिव थॉट्स और उन सब की तरफ जरूर लेके जाएगी। तो टाइम एसोसिएट करने से बेहतर है कि अगर आप 10 मिनट बैठ के ये सोचें कि आज मैंने जितने दिन में स्माइल किया उसमें से मेरी मीनिंगफुल स्माइल कितनी थी, या मैंने सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए किया, मैं खुद तो खुश नहीं था, मैंने लोगों को दिखाने के लिए स्माइल किया। तो वो जब हम प्रिटेंड करने लग जाते हैं ना, तो हम अपना रियल सेल्फ कहीं भूल जाते हैं, हम वो बन जाते हैं जो लोग हमें देखना चाहते हैं। इसी के साथ एक और ऐड कीजिएगा सोहा, यही सवाल के साथ ऐड कीजिएगा। माजरत चाहता हूँ सोहा, सवाल बहुत सारे, बहुत सारे फंक्शन में हम जाते हैं, आस-पास जाते हैं, वैसे अगर हमें हंसना भी नहीं आता, फेक स्माइल खासकर ख्वातीन बहुत बनाती है, तो क्या इससे कोई असर पड़ता है? मतलब फोटो खिंचवाते हो, फायदा देती है? हाँ, वही बात होगी ना कि अगर उसका फायदा तब है जब आप अंदर से खुश हैं। जब तक आप सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए खुश है ना, तो फिर वो आपको डिप्रेशन की तरफ ही लेके जाएगा। वो आपको बायोलॉजिकली बहुत फैसिलिटेट करता है, लेकिन जब आप साइकोलॉजिकली बात करते हैं ना, तो जब तक आप खुद खुश नहीं है, आप खुद इनर साइड आपकी हैप्पी नहीं है, जब आप खुद सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर आप चाहे पूरी जिंदगी गुजार दें, लोग आपको कह दें कितना खुश इखलाक है, आप अपने आप को कभी खुश इखलाक बंदा नहीं समझते। सही कह रही हूँ। मैं ना लास्टली में चाहती हूँ आप इस चीज़ पे एड्रेस करें, नेगेटिव स्माइल को पॉजिटिव कैसे लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे ड्रामों में हमने अक्सर देखा है, अब ऐसे मुस्कुराते हैं, अब तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, और हमने बहुत प्रैक्टिस देखी है इस चीज़ की ना। तो ये जो सस्पिशियस स्माइल होती है जिसके पीछे बहुत सारी बातें होती हैं, हाउ यू कैन टेक दैट स्माइल पॉजिटिवली? नहीं, वो तो नेगेटिव स्माइल तो होनी ही नहीं चाहिए ना। जो हम किसी के लिए मुस्कुरा रहे हैं या किसी की बात पे तंजन मुस्कुरा रहे हैं, ये तो आप अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। जब आप किसी के लिए नेगेटिव सोचते हैं ना, तो आपकी बॉडी में ऐसे हार्मोन, ऐसे केमिकल रिलीज होना शुरू हो जाते हैं जो कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट जो आपको रेस्टलेस कर देते हैं। जी बिल्कुल, आपको रेस्टलेस, इंसोम्निया होता है, मूड स्विंग्स होते हैं। लेकिन जब आप मुस्कुराते हैं और मुस्कुराहटें तकसीम करते हैं, मैं तो हमेशा यही बात बताती हूँ कि जब आप बहुत डिप्रेस हों, आपको ऐसा लगे कि मुस्कुराने को दिल नहीं चाह रहा, तो आप किसी रोते हुए बच्चे को हंसाएं, किसी के लिए कोई ऐसा काम कर जाएं, तो आपकी मुस्कुराहटें ख़त्म ही नहीं होगी। जैसे कि अभी ये बात करी थी कि नेगेटिविटी बढ़ती जाती है, मेरा ख्याल नहीं है। मैं 20 ईयर्स से क्लासेस दे रही हूँ, और जब मैं बताती हूँ ना कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी ये है कि आप किसी के लिए कुछ कर जाएं, आप करके देखें, आप कभी नेगेटिव भी नहीं होंगे और कभी आपकी ज़िंदगी में टेंशन आए नहीं। ये बड़ी अच्छी बात की, मेरे ख्याल से इससे हमें सेगमेंट को कंक्लूड करना चाहिए, वरना मुस्कुराहट पे मेरे ख्याल से आज हम 2 घंटे का प्रोग्राम आराम से कर सकते हैं। लेकिन थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, बड़ी अच्छी प्रोडक्टिव डिस्कशन रही। तो हम सब जानते हैं कि हम ट्रेंड सेटर तो है नहीं, लेकिन ट्रेंड फॉलोअर्स ज़रूर हैं। आजकल एक के बाद एक ऑर्गेनिक जितने भी ट्रेंड्स चलते हैं, हम उसे बड़े बाखूबी फॉलो करते हैं। और खासतौर पर अगर हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात करें, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की बात करें, ब्लॉगर्स की बात करें, तो जो वो कर लेते हैं उसको तो हम समझे कि हरफ़े आखिर समझते हैं कि नहीं ये काम हम करेंगे ना हरमीत पाजी, तो लगता है कि जो हमारे फॉलोअर्स हैं उनको लगता है कि यार ये जो है ना काम, अगर ये कर रही हैं, इनको रिजल्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब हमें भी यही मिलेगा। लेकिन आपको खुद भी थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए। आजकल आपको पता है कि हम इन बिटवीन मौसम फंसे हुए हैं, क्योंकि ना गर्मी जा रही है ना सर्दी आ रही है। ये जो एक ट्रांसफॉर्म सिचुएशन हो रही है ना, मौसम ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसमें हमारी स्किन डैमेज हो रही है। समझ नहीं आ रहा कि कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, जो सर्दियों में करते हैं वो या जो गर्मियों में करते हैं वो। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी कुछ ऐसे फाइन टिप्स जो हैं वो हम आपसे शेयर करेंगे कि अगर आप मौसम के बीच में हैं तो आपको अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखना चाहिए। और इसके लिए एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ जो पर्सनालिटी मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। इफ़ा साजिद हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे ब्रांड्स की जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट को भी देखती
देखती हैं तो आज के प्रोग्राम में इनको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ़ा। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। इफ़ा, शुरू यहाँ से कर लेते हैं कि आजकल मौसम इस तरह का है कि हम इस प्रॉब्लम में है कि हमने क्या यूज़ करना है स्किन के साथ और क्या नहीं करना। और एक और बड़ी अहम चीज़, वी आर डन विद ऑल काइंड ऑफ केमिकल्स। अब लोग बड़ी तादाद में जा रहे हैं ऑर्गेनिक्स की तरफ। बिल्कुल तो ऐसे। आप क्या समझती हैं कि स्किन के साथ देखा देखी ज्यादती नहीं करनी चाहिए? अगर स्किन को इस मौसम में एड्रेस करना है तो कैसे करें? जी, सबसे पहले हमें अपनी स्किन को ध्यान हमने किस तरह से करना है। स्किन एकदम ख़राब नहीं होती है तो स्किन एकदम ठीक भी नहीं होगी। एग्जैक्टली। जिसके लिए हमें रोज़ाना जो है ना CTM जो है मस्ट यूज़ करना चाहिए, क्लिनजिंग, टॉनिंग, मॉइस्चराइजिंग। ये 3 प्रोडक्ट्स को अगर हम लोग डेली रूटीन में अगर यूज़ करेंगे तो हमारी स्किन कहीं पे भी नहीं जाएगी। और ब्रांड मैटर नहीं करता, आपने यूज़ उसको कैसे करना है, ये चीज़ मैटर करती अच्छा है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप किस ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, डजेंट मैटर, हाउ यू कैन यूज़ दैट प्रोडक्ट, ये मैटर करता है। बिल्कुल। कैसे यूज़ करना है। सेकेंडली, आपने जो चीज़ उसके इंग्रेडिएंट्स आपने उसके देखने हैं कि आपने अपनी स्किन टाइप देखनी है, देन आपने उसके इंग्रेडिएंट्स देखने हैं, तो फिर आप जो है उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। और सेकेंड, हमारे यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मैटर कर रहा होता है ना, वो इंटरनेशनल ब्रांड्स पे जा रहे होते हैं, जबकि मैं कहती हूँ हमें अपने पाकिस्तानी ब्रांड्स को प्रमोट करना चाहिए। यहाँ पर खुद बहुत अच्छी अब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, हाइजीन का बहुत ज़्यादा अच्छा ध्यान रखा जा रहा है और ईच एंड एवरीथिंग को बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं। मतलब मेड इन पाकिस्तान वाली जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको अच्छा रिजल्ट देती है, बहुत अच्छा, हम रिलाई नहीं करते। बहुत अच्छा। तो आप क्या समझती हैं अगर हम पाकिस्तान की मेड इन प्रोडक्ट्स की बात करें, ऑब्वियसली बड़े हैशटैग ब्रांड्स हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और कुछ बहुत अच्छा भी कर रहे हैं और कुछ बहुत अच्छा नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इस मौसम की बात करें, अब इस मौसम को आप क्या समझती हैं कि ना देखें गर्मी है ना सर्दी है, स्किन केयर में सुबह उठ के आपको अपनी स्किन के सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें 24 आवर में जस्ट एक दफ़ा हमें अपना फेस वॉश करना चाहिए। हम लोग फेस वॉश भी 2 से 3 दफ़ा यूज़ कर रहे होते हैं। Exactly. जबकि हमें इस तरह नहीं करना चाहिए, वो हमारी स्किन को डिहाइड्रेट कर देता है। अगर आप 2 दफ़ा भी यूज़ करें, 2 दफ़ा भी करें लेकिन तो लोगों को लगता है 2 दफ़ा यूज़ करेंगे तो अच्छा स्किन result नीट हो आएगा। जाएगी, जबकि ये नहीं होता। अच्छा। सिर्फ आपको 24 आवर में जस्ट एक दफ़ा आपको अपना फेस वॉश यूज़ करना चाहिए। Okay. ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन डिहाइड्रेट होगी। आपने खुद भी अगर नोट किया हो तो ज़्यादा यूज़ करो तो हो जाता है, बिल्कुल हो जाता और है। हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। अच्छा, एक और चीज़ इफ़ा, हरमीत भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम मर्दों की बात बिल्कुल। अगर करें, ख़वातीन की तो खैर हम बहुत ही बात करते हैं, अगर मैं और इफ़ा बात करना शुरू करें तो मेरे ख्याल से हम इसी पर बात करते जाएंगे, ख़वातीन की जितने भी मिसाइल हैं, लेकिन मर्द अच्छा, वैसे बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि आप तो जितने भी मर्द हजरात हैं, नौजवान जितने भी हैं, वो भी ज़्यादा केयर करते हैं। मैं देखता रहता हूँ कि बहुत सारे ब्रांड्स की चीज़ें उन्होंने रखी होती है। लेकिन आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि जाहिर बात है कि ये सर्दी सिर्फ लाहौर और कराची, इस्लामाबाद की अगर बात की इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती, खासकर जो नॉर्दर्न एरिया हैं, जो हमारे इलाके हैं, वहाँ पे ज़्यादा सर्दी पड़ती है और फिर हम देखते हैं कि स्किन रफ, टफ और फटी हुई होती है। तो फिर ये जो ब्रांड्स, बहुत सारी चीज़ें उन इलाकों में नहीं मिलते, तो क्या आपको लगता नहीं कि देसी घी भी मतलब बेहतर हो सकता है हल्का फुल्का लगाया तो? रेमेडीज़ जी बिल्कुल, रेमेडीज़ भी मैटर करती हैं, बट देखें कुछ जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आपको प्रोडक्ट में ही मिलेंगे। जैसे एक अच्छा। मैं इंग्रेडिएंट का नाम अगर लूँ, डाइमेथिकॉन, वो ब्रांड बॉडी एंड बॉडी का एक लोशन है, बहुत अच्छा है। जी जी। सर्दियों में हमारी स्किन पे खुरदराहट सी आ जाती है और ट्रीटमेंट हमें ज़रूरत हो जाती है, बिल्कुल ड्राइनेस, बहुत ज़्यादा इची सी स्किन हुई होती है, तो उसके लिए डाइमेथिकॉन इंग्रेडिएंट बेस्ट है। और सेरामाइड्स, NP, AP, EOP सेरामाइड्स जो होते हैं, आप कोशिश करें ये वाले मॉइस्चराइजर्स यूज़ करें। बॉडी एंड बॉडी का मॉइस्चराइजर बेस्ट है। सेवियर अगर आपने नाम सुना हो तो उसके ऑल्टर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ट्रीटमेंट के तौर पर उसको यूज़ कर रहे हैं हम लोग। हम लोगों ने जस्ट एक मॉइस्चराइजर जब भी आपने बाय करना है उसमें सेरामाइड्स और डाइमेथिकॉन अच्छा, ये इंग्रेडिएंट्स चेक करने हैं। इंग्रेडिएंट्स अच्छा, आप एक और चेक चीज़ करें। इफ़ा, हम बहुत बड़ी गलती ये करते हैं, जो हरमीत पाजी ने सवाल किया है ना कि हमें लगता है किसी ने रिकमेंड कर दी और हमने वो प्रोडक्ट खरीद ली। अब देखें, आपकी स्किन टाइप और है इफ़ा, मेरी स्किन टाइप और है, लेकिन आप जो भी बता रही हैं कि अगर कुछ ऐसे मॉइस्चराइजर होते हैं उनमें अगर ये इंग्रेडिएंट्स है तो इट्स फॉर एवरी काइंड ऑफ स्किन। एवरी काइंड ऑफ स्किन, एग्जैक्टली, ऑल काइंड ऑफ स्किन। मॉइस्चराइजर में अगर हम बात करें, अब इसको दिन में कितनी दफ़ा इस्तेमाल करना चाहिए? जब आप फेस वॉश करें, फेस वॉश तो एक दफ़ा क्लींजिंग, टॉनिंग, मॉइस्चराइजिंग, आपने अब 24 आवर में अपने डे इस चीज़ पे कंटिन्यू करना है कि आपने रात को जब भी जाना है ना,
तो आपने CTM मस्ट करना है, क्योंकि सारे दिन की जो भी अच्छा। पोल्यूशन है, जो भी आपकी डस्ट आपके फेस पे गई हुई है, तो कोशिश करें रात को आप ना CTM मस्ट कर लें। लेकिन हरमीत पर जैसे लोग तो थक जाते हैं, अच्छा, फिर एक सो और चीज़। जाते हैं, 2 वो तो नहीं मिनट करते। तो हम अपनी बिल्कुल, जान को ऐसी दे बात है। सकते हैं कि नहीं, 2 वैसे मिनट चेहरे के हवाले से सुहा अगर हम देखें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टिप्स जो है बताए जाते हैं, लेकिन मैं अपने इलाकों की बात करूं, खासकर KPK में बात करूं, तो वहां पे जो खवातीन होती हैं और उनकी कोशिश होती है ज्यादातर उनके पाँव ज्यादा खूबसूरत, उसका केयर बहुत ज्यादा भी किया जाता है, मैंने देखा है, लेकिन पंजाब या सिंध में ये रुझान मैंने थोड़ा सा कम देखा है। क्या किया जाए? सर्दियां आ रही हैं, खवातीन को ख्याल होता है कि भाई एड़िया ज्यादा खूबसूरत नजर आए, तो उसके लिए भी कोई, या हाथों के लिए बड़ा ध्यान इन 2 चीजों पे ज्यादा होता है खवातीन हाँ, का। मतलब इन दोनों का ख्याल भी रखना है। अच्छा, वेजलिन नाम अगर सुनाओ, हर जगह इजीली अवेलेबल है, हर जगह पे। अच्छा, वेजलिन जो है वो बेस्ट है, अच्छा, उसको आप मॉइस्चराइजर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग रेमेडी पे जाएं, मीठा सोडा हर जगह पे अवेलेबल होता है। वाइटनिंग के लिए मीठा सोडा बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेमन किया जाता एंड है। मीठा सोडा, बिल्कुल किया उसको जाता है। आप यूज़ करें, हाफ लेमन कट करें। ये आटे में जो इस्तेमाल होता है ये सोडा? एग्जैक्टली किचन में जो इस्तेमाल होता है। अच्छा, आपको पता है इफ़ा ना, वैसे कितनी अच्छी बात है कि देखिए हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहे, हम बहुत ज़्यादा पैसे खर्च के इंपोर्ट प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान की मेड इन हो हम उसकी बात भी नहीं कर रहे। आपके घर की किचन में मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसी इतनी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कि आपके स्किन के और आपके जितने भी मसाइल हैं बालों के हों, उनको मैक्सिमम जो है वो एड्रेस किया जा सकता है। लेकिन इफ़ा हम क्या गलती करते हैं? अब हम गलती कहाँ कर रहे हैं? हम एक्सेस कर देते हैं हर चीज़। एग्जैक्टली किसी भी चीज़ की ज्यादती भी नुकसान देती है, किसी चीज़ की कमी भी नुकसान देती है, तो बैलेंस आप लोगों ने रखना है। अगर आपके पास आज टाइम नहीं मिला, आप कल उसको कर लो, लेकिन कोशिश करें जहां पर हम सारा दिन एक मेहनत कर रहे हैं तो रात को अपने लिए 2 से 3 मिनट तो निकाल सकते हैं। आई थिंक इट्स इनफ। एक दिन 2 मिनट निकाल लें, एक दिन 2 मिनट निकाल लें, किसी पे बर्डन भी नहीं होगा और आपका काम भी है वो हो अच्छा, जाएगा। इफ़ा एक और चीज़ आज एक और चीज है सुहा, आपने देखा होगा कि एक तो हम ये देखते हैं, खवातीन में ये रुझान भी है, मैं समझता हूँ कि जो बाहर दुनिया में तो हमारी जो स्किन है इसको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, गोरियां थोड़ी ज्यादा लाइक भी करती हैं वैसे तो, लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे कोशिश होती है कि गोरा बनने के लिए मुख्तलिफ फार्मूलों को अप्लाई किए जाते हैं। मैंने बहुत सारी खवातीन को देखा है कि जिनके चेहरे कभी गुजारे वाले थे वो वस्त किस्म के हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं ना चाहते हुए वो बाल वो भी चेहरे पे फिर बेचारों को ना जाते, अगर वो लेजर पे नहीं जा सकती फिर लेजर का इस्तेमाल करती। ये कितना नुकसानदेह है? क्या करना चाहिए उनको अगर इतना गोरा होना है तो? इसका एक छोटा सा गोरापन जो है ना वो यहाँ पर इतना ज़्यादा आ चुका हुआ है कि कलर कम्प्लेक्शन अगर आपका फेयर है तो आप खूबसूरत है, जबकि मैं इस चीज़ को कहती हूँ कि आपका जो कलर है आप उसी को नीट करते हैं ना, उसी में जब शाइन आ जाती है ना तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि हम एक अदर कम्प्लेक्शन पे जाएं। तो अच्छा, हमें ये वाली बात है कि स्किन आप केयर अपनी अच्छी गोरा करें। होना जरूरी नहीं है, नीट होना आपकी स्किन का वो ज्यादा जरूरी है, जो कि इटसेल्फ ग्लो करेगी तो आप उस गोरेपन से जैसे निकल मेल्स भी हैं, मेल्स जब अपनी स्किन को अच्छे से फेस वॉश कर ले, 2-3 दिन अच्छे से कर ले, तो उनको अपना कलर कम्प्लेक्शन जो है वही नीट लग रहा होता है और उनके फेस पे जो शाइन आई होती है तो वो कहते हैं हम बहुत खूबसूरत हो गए हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि वो गोरा करो, इसका मींस ब्राइट करो इज मोर इम्पोर्टेंट। आपकी स्किन ब्राइट होनी चाहिए, चाहे कलर कॉम्प्लेक्शन कोई भी हो। इफ़ एक और चीज़ जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में, इसका मैंने शुरू में आगाज़ की जिक्र किया था, सीरम्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। बिल्कुल, वो और आप उसे नाइसिनिमाइड की बात कर लें, आप इसके अलावा बहुत सारे ऐसे विटामिन सी सीरम की बात करें। बिल्कुल, अब ये बिल्कुल। वो सीरम्स है जो कि ब्लॉगर्स, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या जो डॉक्टर्स भी हैं वो रिकमेंड करते हैं कि आपको 30 साल की उम्र के बाद अपने आप पे फ़र्ज कर लेना चाहिए इन सीरम को यूज़ करना। बिल्कुल ठीक आप है। इस हवाले से क्या समझती हैं? अगर सीरम यूज़ करें तो कौन से करें और कितने करने चाहिए? सीरम्स आप जब भी यूज़ करें, आप हेल्रोनिक यूज़ कर लें, विटामिन कर लें, राइस के कर लें, लाइक जो ऑर्गेनिक हो, ठीक है, वो आपके जो पोर्स हैं, पोर्स को प्योरीफाई करते हैं सीरम्स। सेकेंडली आप जो है अपनी डाइट अच्छी करें, डाइट अच्छी हो जाती है तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और वो हम नहीं लोग करते। डाइट ही नहीं, हम लोगों ने अगर सुबह वर्किंग मेल्स हैं या वुमेन्स हैं, हम लोगों ने सुबह जाना है, कोल्ड ड्रिंक पकड़ लेनी है, पी लेनी है, चाय पकड़नी है, पी लेनी है, जूस कहाँ है? कहीं खाली पे भी पेट, नहीं। खाली Nuts, पेट। इफ एक और चीज सोहा, आपने देखा होगा कि हमारे पार्लियामेंटेरियन जितने भी बैठे हैं उनको देखना है कि भाई हाँ खूबसूरत चेहरे उनके आसपास दिखें, लेकिन जब भी मामला आता है तो फिर प्रोडक्ट जितने भी खवातीन के उस पर ज्यादा वो टैक्सेस लगा लेते हैं। अब आपको पता है कि बहुत ज्यादा चीजें महंगी हो गई हैं और खवातीन भी थोड़ा सा ख्याल रखती हैं। बहुत सारे ब्यूटिशियन ऐसे जितने भी नहीं दोस्त हैं जानने वाले वो भी कहते हैं कि खवातीन अब कम थोड़ा आती हैं, गुजारा करती हैं, जाहिर बात है महंगाई है। गर्मियों में लोग टमाटर वगैरह लेमन काट के या एलोवेरा काट के कुछ देसी तरीके करते हैं, तो सर्दियां आ रही हैं,
तो क्या कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, सस्ते से फार्मूले जो घरेलू टोटके हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपकी स्किन अच्छी फ्रेश रह सकती है? खुश्की से बचने के लिए। अच्छा, अब तो सस्ता अगर कहें तो वेजिटेबल्स भी नहीं सस्ती रह गई, हाँ, सब्जियां भी सस्ती नहीं है। उसकी निस्बत प्रोडक्ट्स जो है वो फिर सस्ती रह गई हुई है अगर देखा जाए। बाकी जो सर्दियों के लिहाज से बेस्ट है वो आप अपनी डेली रूटीन में जूस का इंटेक कर लें या पानी का इंटेक। पानी का इंटेक आप अच्छा कर लेंगे तो आपकी जो स्किन है वो ब्राइट अप की तरफ जाएगी। सेकेंडली नट्स वगैरह आप यूज़ करें और फ्रूट्स का जो यूज़ है वो ज़्यादा करें। फ्रूट्स का आप जब इंटेक करेंगे और पानी का आप इंटेक ज़्यादा करेंगे तो आपकी स्किन पे एक ऑटोमेटिकली ग्लो आ जाएगा। अच्छा, इफ़ आपको पता है ज़्यादा क्वेरीज जो मुझे आती है ना, लास्टली मैं आपसे इस बारे में इसलिए सवाल करना चाहती हूँ बिकॉज पीपल गॉट कंफ्यूज सम टाइम ना इस चीज़ को लेके। अगर हम सीरम्स की बात करते हैं तो नो डाउट सीरम इस्तेमाल करने चाहिए और मुझे काफ़ी प्रोडक्टिव रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप उन प्रोडक्ट्स की बात करें जो आप इंपोर्ट करती हैं, आई हैव यूज माई सेल्फ टू, जो मैंने खुद यूज़ किया मैं उसी को इंडोर्स कर रही हूँ, मैं ज़्यादा किसी और के बारे में बात भी नहीं कर रही। लेकिन किस प्रोडक्ट को किसके साथ इस्तेमाल करना चाहिए? मतलब अगर आप सीरम्स की बात करें, नाइसिनिमाइड को अकेले इस्तेमाल करें, विटामिन सी को किसी के साथ करें, और फिर सन ब्लॉक को एड्रेस कीजिएगा प्लीज़। अच्छा जी, अब सन ब्लॉक जो है, सन ब्लॉक हमें इस तरह से यूज़ करना चाहिए कि हम लोगों को लगता है कि जो सन की रेज हैं वही हमारी स्किन पे वो इरिटेट करेंगी, बट जो लाइट्स हैं, मोबाइल की रेज हैं, वो भी हमारी स्किन जो इस वक्त स्टूडियो में वो भी एग्जैक्टली Okay. तो सन ब्लॉक हमें इधर भी ज़रूरी है क्योंकि इसकी भी रेज जो है वो हमारी स्किन को डैमेज कर रहे हैं, हमारा कोलेजन जो है वो वीक कर रहे हैं। अल्ट्रावायलेट रेज जहाँ से भी निकलती हैं। हाँ, तो सनस्क्रीन जो है वो आप जिधर भी हो आप उसको यूज़ कर लो। बाकी आप मॉर्निंग में अगर आपने सनस्क्रीन यूज़ किया है तो इवनिंग में आप कोई भी हेलरॉनिक कर लो, आप विटामिन कर लो, आप राइस कर लो, आप रात को सीरम यूज़ कर लो। ओके, ऑल्टर्ड कर लो। कौन सा सीरम लगा के घर से बाहर नहीं जाना चाहिए? कौन सा सीरम लगा के घर से बाहर नहीं जाना चाहिए? कोई भी लगा के आप जा सकते हो, बशर्ते बट आपने सनस्क्रीन जरूर यूज करना। खाली सीरम यूज नहीं करना, खाली आपकी सीरम स्किन को यूज नहीं डैमेज करना करेगा। और ये morning में। गलती मेरे ख्याल से हम बहुत ज्यादा अच्छा, करते हैं। सीरम के बारे में मैंने जैसे आपको बताया ना, सीरम जो है, सीरम्स हमारे जस्ट पोर्स को प्योरीफाई करते हैं। डीप क्लिनजिंग। डीप क्लिनजिंग, अंदर हम लोगों ने सीरम के ड्रॉप्स लगाए, पेनिट्रेट किया। अच्छा, एक और चीज पेनिट्रेट करने से याद आ गया, ये बताएं कि ऐसे करके नहीं लगाना, ना, ऐसे करके लगाना है। ये स्मूथली आपने पेनिट्रेट करना है, स्टॉक्स नहीं चलाने। किसी भी चीज को आपने जब भी यूज करना, अच्छा, कुछ किसी लोग भी तो चीज रगड़ को- लेते हैं बिल्कुल। रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आपने पेनिट्रेट करना, जेंटल और स्मूथली आपने। ओके, ऑलराइट इफ़ा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर और काफ़ी हमें रिपते रही और टिप्स जो उन्होंने आपको दी हैं। मेरे ख्याल से कुछ गलतियां ऐसी कॉमन है कि हम सब वो करते हैं और हमें लगता है वो गलती नहीं है, तरीका ही ऐसे होता है, करना ही ऐसे होता है। लेकिन एक रॉकेट साइंस नहीं है, आपकी स्किन है, आपकी अपनी ज़ाती स्किन है, इसके साथ ज़्यादती मत करें। पहले सबसे नेचुरल प्रोसेस और कुदरती वसाइल जो हमारे पास मौजूद है उनसे ही स्किन को बेहतर करने की कोशिश करें। लेकिन चलें, उम्र के साथ साथ उम्र का तकाजा है। अगर सीरम्स यूज़ करने हैं, अगर आपने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स यूज़ करनी है तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन द प्रोडक्ट। बस यही गेम है बेसिकली। अब कुछ आखिरी जो टाइम है वो चल रहा है, लेकिन आखिरी टाइम के बाद जो अगला टाइम शुरू होने वाला है वो है वर्ल्ड कप 2023 का। आई एम वेरी एक्साइटेड, और मैं नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान इस हवाले से बड़ा एक्साइटेड है। और जो एक्साइटमेंट लेवल हमने पाकिस्तानियों का क्रिकेट के हवाले से देखा है वो हमने किसी और कौम का नहीं देखा, बल्कि अब तो मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक जो है वो भी काफ़ी एक्साइटेड है। नहीं एक्साइटमेंट नजर आई तो हमें कल के स्टेडियम में नहीं नजर आई। मतलब होस्ट मुल्क हैं आप, एक तो आपने ओपनिंग सेरेमनी नहीं की, और कल की जो ओपनिंग सेरेमनी हुई आपके तो शायकीन क्रिकेट जो क्लेम करते थे कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आपके 1,32,000 शायकीन होंगे शायद इंडिया पाकिस्तान के मैच में, लेकिन कल तो हमें नजर नहीं आए। एक से बढ़कर एक सुपरस्टार बॉलीवुड का आपके पास था, सिंगर्स बुला लेते, आप कुछ भी कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। वो क्यों नहीं किया, इसकी वजह आप ही बता सकते हैं। रही सही कसर आपने तब पूरी कर दी जब आपने हमारे सहाफियों को और हमारे एनालिस्ट जो हैं उनको इजाजत ही नहीं दी। भैया वर्ल्ड कप करा रहे हैं, वर्ल्ड कप, इट्स नॉट अबाउट समथिंग लाइक जिसको आप ग्रिप करके बैठ जाएंगे और सिर्फ आपका ही उस पर कब्जा होगा। लेकिन चलिए, इतनी तनकीद मेरे ख्याल से काफ़ी है, अब जरा माहौल को लाइट करते हैं। वो इसलिए क्योंकि अब हम बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की, और जो पैनल मेरे साथ मौजूद है जिनको आप हमेशा सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, और क्या ज़बरदस्त डिजिटल मीडिया की ट्रांसमिशन ये दोनों सितारे हमारे कर रहे हैं, तो इनका तारुफ आपसे करा देती हूँ। शाहनवाज खान साहब हमारे साथ मौजूद है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, साबिक क्रिकेटर भी हैं। इनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम कैसे हैं सलाम, शाहनवाज साहब? कैसी हैं आप? सुहा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। तलाल डार हमारे साथ मौजूद है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, इसके अलावा स्पोर्ट्स डेस्क के हेड भी हैं, जो कि पब्लिक
पब्लिक न्यूज़ को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। और क्या इंसाइक्लोपीडिया जनाब, कोई छोटा बड़ा या फिर सैड या हैप्पी कोई मोमेंट आप क्रिकेट का इनसे मांग ले या आपको शेयर कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम तलाल। वालेकुम अस्सलाम सोहा, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल आपने सही बात की कि काफ़ी मिस मैनेजमेंट है। आज के मैच जो हैदराबाद में होने जा रहे हैं पाकिस्तान नेदरलैंड, मेरे पास उसका टिकट भी है लेकिन वीज़े नहीं दिए गए। और ये आईसीसी की तरफ से बाउंड होता है, जो होस्ट नेशन होता है, कि आपने सहाफ़ियों को, फैंस को, जिनके पास टिकट मौजूद है उनको वीज़ा ज़रूर देना है। लेकिन आपको पता है कि आईसीसी भी जो है वो इंडिया ही चला रहा है, बीसीसीआई चला रहा है। का इजहार ना बिल्कुल जब मैंने इंट्रो दिया ना, इंट्रो देने से पहले कर दिया। सो हम मेरे पास टिकट है, मैंने कहा लेके आनी थी ना, दिखाते हैं हम सामने के, देखिए टिकट भी हमारे पास, लेकिन आपने वीज़ा नहीं दिया। ऑनलाइन टिकट है, उन्होंने ऑनलाइन बुक की थी टिकट तलाल ने। और तलाल को मैंने तो वैसे एक मशवरा दिया था, मैंने कहा वही हैदराबाद की है ना, आज मैच हैदराबाद में हो रहा है पाकिस्तान और हॉलैंड के दरमियान, तो हैदराबाद की टिकट मैं करवा देता हूँ, यहाँ से तुम निकल जाओ। मैंने बड़े शॉर्ट वर्ड्स में तलाल को समझाने की कोशिश की। ये ना लोगों को आपका करना शुरू कर देना। सो हाँ, प्रॉब्लम ये है, देखें ये इनके इंडिया के किसी बड़े फिल्म स्टार का या किसी के घर कोई बच्चा भी पैदा हो जाए ना, तो यकीन करें इतना करोड़ों रुपए लगा देते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। इवन कोई सालगिरह होती है तो उस पर इतना उनको कर लें, इतनी सेलिब्रेशन करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है और पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त 2030 वर्ल्ड कप पे पूरी दुनिया की नज़रें लगी हैं। भाई इंडिया में हो रहा है, इतना इन्होंने चर्चा किया होता है, इतना इन्होंने शोर मचाया होता है सोशल मीडिया पे, स्ट्रीम मीडिया पे। ओपनिंग सेरेमनी मंसूख क्यों की? कोई जो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, हालांकि कोई ऐसा इशू नहीं था। देखिए मैंने तो एक एग्जांपल आपको दी कि इनके घर कोई बर्थडे हो ना किसी की, तो ये करोड़ों रुपए शाहरुख खान, सलमान खान, पता नहीं किस किस को बुला के ये सेलिब्रेट कर लेते। और पूरी दुनिया की नज़रें जब इस वक्त आपके वर्ल्ड कप पे हैं और वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। और फिर देखिए इनका फेलियर देखिए कि 1,32,000 कैपेसिटी का इन्होंने स्टेडियम तो बना दिया, और आप यकीन करें कि मेरा ख्याल 5 से 6,000 लोग ऐसे होंगे जो स्टेडियम में उस वक्त मौजूद होंगे। सो ये शेमफुल है कि आप ओपनिंग मैच होने जा रहा है। ये क्रिकेट की हिस्ट्री उठा के देख लें, तलाल नोज अबाउट दिस थिंग कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। क्रिकेट वर्ल्ड कप की जो हिस्ट्री है उसको उठा के देख लें कि आपको लास्ट टाइम जब ओपनिंग मैच हुआ था 2019 में, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 50 या 60,000 लोग स्टेडियम में उस वक्त मौजूद थे। इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हो रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली इस दफा इंडिया। हरमीत जो ना कुछ सवाल करना चाह रहा है। हरमीत जो है ओब्वियसली इंडियन क्रिकेट पे और इंडियन जो मीडिया उस पर बड़ी गहरी नजर होती है हरमीत की। जी हरमीत। अच्छा बाजी, अगर हम देखें जो चीज़ें हम देख रहे हैं, पहले जो दावा किया था भाई, कल हमने देखा कि लंच और चाय के साथ बहुत सारी चीज़ें ऑफर भी की, फिर भी लोग नहीं आए। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तानी नए खिलाड़ी, नई सरजमीन, उनके लिए नए पिच, सब कुछ नया। अब ऐसे में पाकिस्तानी शायकीन को तो बिल्कुल वीज़े नहीं मिले, तो कितना इन चीज़ों का कितना असर पड़ता है? क्योंकि एक तरफ हिंदुस्तानी शायकीन की अगर बात की, जब पाकिस्तानी मैदान में उतरते हैं तब उन पर प्रेशर बिल्ड करने की बड़ी कोशिश की जाती है। देखिए हरमीत, आपने बड़ी अच्छी पॉइंट को आउट किया है, लेकिन इसमें एक चीज़ है, ये नाअहली है इंडियन क्रिकेट बोर्ड की, बीसीसीआई की। अगर आप देखें तो ये चीज़ें पहले से मैनेज होती हैं सारी। आपने सहाफ़ियों को, जो एनालिस्ट हैं, जो तमाशाई हैं, अगर आप एक ये स्टेप उठा सकते हैं कि आपने ऑनलाइन पे पूरी दुनिया, देखें ऑनलाइन का क्या मतलब है कि आप पूरी दुनिया से कहीं पे बैठे हैं, आप टिकट परचेज कर सकते हैं। तो इस चीज़ को पहले 1 महीना पहले या 3 वीक पहले, 2 हफ्ते पहले इस चीज़ को मैनेज किया जाता है। लेकिन इतनी इनकी मजगी थी, इतना अनडिसिप्लिन सारा इन्होंने किया है कि वो जो वर्ल्ड कप का एक इफ्तिताई मैच का मजा होता है ना हरमीत, वो सारा खराब कर दिया। और ऐसे लग रहा था कि आप ये देखिए, इससे इफ्तिताई तो हमारी थी, हमारे शायद क्रिकेट यहाँ से एक चीज बहुत यहाँ से क्लियर होती है सोहा, और वो चीज ये है कि देखिए जो जेन्युइन क्रिकेटर होंगे ना, जैसे न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का कल मैच हो रहा था, हमने देखा अगर ये किसी और जगह पे मैच हो रहा होता तो आपको स्टेडियम फुल नजर आता है। जो क्रिकेट को समझते हैं, फिलहाल विल बी एग्री विद मी कि उसकी वजह ये है कि जब अगर क्रिकेट को की सेंस, क्रिकेट को समझने वाले लोग वो क्रिकेट को एंजॉय करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया अपनी जिद लगा के बैठा हुआ है, हमारे सारे तमाशाई हैं, हमारे सहाफ़ी सारे। ये मसाइल तो हैं बाजी, ये मसाइल तो हैं, लेकिन अगर हम देखें मेन चीज जो है, आपको मालूम है कि हम एशिया कप के बाद फिर हमारी जो मामला थे बड़े खराब हुए, फिर अभी जो वार्म अप मैच थे उसमें भी 2 हम हार गए। ऐसे में आज अगर छोटी टीम है लेकिन जीत कितनी अहम है सर, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी हरमीत, बिल्कुल आपने ठीक कहा। बात यह है कि जो हमारे वार्म अप मैचेस भी हुए थे, इवन उसमें भी जो पहला मैच था हमारा न्यूजीलैंड के खिलाफ,
उसमें जो लोग इतने इंडियन पाकिस्तान को देखना चाह रहे थे, उसमें भी सिक्योरिटी अलाउड नहीं थी, फिर इसके अलावा क्राउड अलाउड नहीं था, और इसके अलावा हमने देखा कि फ्लैट पिचेस बनाई गई, छोटी बाउंड्रीज बनाई गई। बाबर आजम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात पॉइंट आउट की। अगर आप देखें कि जितने लोग इनकी पहले मैच में, उससे ज़्यादा तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे पाकिस्तान टीम को वेलकम करने के लिए जमा थे। वहाँ पे बाबर के नारे लग रहे थे। और अगर आप वार्म अप सेशन और वार्म अप जो प्रैक्टिस सेशन पाकिस्तान क्रिकेट टीम का देखें, उसमें इतने लोग जमा थे। तो लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो फैंस को नहीं आने दिया जा रहा और ऑफिशियल्स को नहीं आने दिया जा रहा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वीजा सबसे एंड में दिया गया, जर्नलिस्ट को भी नहीं अलाउ किया। एग्जैक्टली हरमीत, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूं। देखें, ये जब से ये जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी नए आए हैं, जय शाह, और ये टोटली मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उन्होंने एशिया कप में आपने देखा कि एनवायरनमेंट कितना ख़राब किया। एक नए तर्ज का जो हाइब्रिड मॉडल था वो इंट्रोड्यूस करवाया, जिसका हमने कभी इतना सामने क्रिकेट के लिए हमने इसका नाम तक नहीं सुना, भाई हाइब्रिड होता क्या, मॉडल क्या होता है। ये सारा जितना एशिया कप का मज़ा ख़राब किया वो सिर्फ जय शाह की वजह से हुआ। उसके बाद अगर आप बात करें वर्ल्ड कप में जैसे ही आपको पता है कि ठीक है, आपकी चुदराहट, आप जबरदस्ती चुदराहट तो उसमें आप नहीं करवा सकते ना कि भाई आप सब करा रहे हैं भाई, पूरी दुनिया के ममालिक जो है सो टीमें आपके पास आ रही हैं। तो ऐसे थोड़ी होता है कि जो आपने कहना है वो हरफे आखिर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैक्सिमम ये किया जी, वो आईसीसी को खत लिख दिया। भाई आईसीसी को खत लिखने का फायदा कोई नहीं था, आप बीसीसीआई से डायरेक्टली रब्ता करते, बीसीसीआई ही आईसीसी को चला रहा है। बात सुने, क्या हम कोई गुलाम है जो आप कहें हम मान लें? ऐसे थोड़ी ना होता है भाई, आपने जो करना है वो पूरी दुनिया ने देखना है, और पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया की टीमें जब पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की टीमें आपके पास पहुंची हैं तो अच्छा होस्ट तो करना चाहिए। डू यू रिमेंबर फीफा वर्ल्ड कप, जिसमें क्या जबरदस्त गिव अवेज दिए गए थे, क्या होस्ट होने का पूरा हक अदा कर दिया उन्होंने। लेकिन चलिए, अगर आप ओपनिंग सेरेमनी नहीं कर सके तो होपफुली क्लोजिंग सेरेमनी आप बेहतरीन करेंगे। बट ऑल दो गुड मॉर्निंग पब्लिक के प्लेटफॉर्म से हमारी टीम को बेस्ट ऑफ लक। टीम में छोटी बड़ी नहीं होती, अच्छा पाकिस्तान का नाम रोशन करें और यही हम चाहते हैं। आपसे लेनी इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे मंडे को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।